जब मैं बच्चा था, स्कूल कॉलेज जा रहा था तो और टीवी देख रहा था, मुझे हमेशा लगा कि पाकिस्तान बहुत ही बुरा है। पर जब ऑस्ट्रेलिया गए तो मेरे रूममेट्स पाकिस्तानी थे। पाकिस्तान के लोग बुरे नहीं हैं, जो पॉलिटिक्स में है वो ऐसे करके दिखाते हैं कि कंट्री का प्रॉब्लम है। जैसे वो हेट इंडिया बोलते हैं, तो वो तो पॉलिटिशियंस बोलते हैं, नॉर्मल लोग नहीं बोलते हैं। और हम भी नहीं बोलते कि हेट पाकिस्तान, वो तो पॉलिटिशियंस बोलते हैं। तो ये अलग बात है जो लोगों को समझना चाहिए कि जो हमको दिखाया जाता है वो कितना सच है कितना झूठ है। तो ये पब्लिक में ये होता है कि मुझे सबको लगता है कि मैं गरीब हूँ, तो मुझे दिखाना है कि मैं अमीर हो गया। मुझे दिखाना है कि मुझ में कुछ है, मुझे दिखाना है कि मैं भी बहुत सही हूँ। तो उसके लिए लोग दिखाते हैं। नमस्ते अशोक सर। नमस्ते। तो द रणवीर शो हिंदी में आपका स्वागत है। आपने इंग्लिश पॉडकास्ट पर हमें एक बहुत बढ़िया एपिसोड दिया था, तो इस पॉडकास्ट में थोड़ा सा रिकैप होगा। ठीक है। थैंक यू फर्स्टली सर कि आप हमारे पॉडकास्ट पर फिर से आए। जब भी मैं आपसे मिलता हूँ मेरी आपके साथ कॉन्वर्सेशंस बहुत ज़्यादा सही रहती है, तो मैंने सोचा कि चलो अभी ऑनलाइन ही डाल देते हैं इन कॉन्वर्सेशंस को। बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। वैसे एक्चुअली हमारा प्लान नहीं था आज पॉडकास्ट का, पर फिर भी जब आपने पूछा मुझे कि हिंदी में करना है, तो मुझे लगा चलो ट्राई करेंगे वो भी। हम वैसे एवरी 3 मंथ्स या एवरी 6 मंथ्स मिलते हैं, ऐसे ही बात करते हैं। तो आई थिंक अभी जब भी हम मिलेंगे हम एक हिंदी पॉडकास्ट कर लेंगे। हिंदी पॉडकास्ट की वाइब थोड़ी अलग है इंग्लिश पॉडकास्ट से कंपेयर किया जाए तो। ओके। इंग्लिश पॉडकास्ट में हमने आपकी स्टोरी शेयर की थी दुनिया के साथ। आप बेसिकली हमारे जैसे ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज ग्रेजुएट हो। करेक्ट। हमारे काफ़ी सारे लिसनर्स भी इंजीनियरिंग कॉलेज के ग्रेजुएट्स हैं। ओके। और आप में और मेरे में एक कॉमन चीज़ है कि फर्स्ट ईयर में हमें बैक लग गए, केटी लग गए, हम फेल हो गए इंजीनियरिंग कॉलेज में। सही है। और कॉलेज के बाद हमारा असली करियर स्टार्ट हुआ। आज आप इंडिया के एक सबसे यंग सीईओज में से एक माने जाते हो। सर आपकी एज क्या है अभी? 40। और आपको सीईओ का टाइटल कब मिला था? वैसे देखें तो इंडिया का सीईओ 38 में बना, पर एक कंट्री का सीईओ बोलेंगे तो 31 में बना मैं वियतनाम में। तो आप शिंडलर इंडिया के नेशनल सीईओ? हाँ, शिंडलर का प्रेसिडेंट सीईओ और साउथ एशिया का भी। सर शिंडलर इंडिया कंपनी क्या करती है? शिंडलर इंडिया कंपनी की एलिवेटर एस्केलेटर कंपनी है। तो हम लिफ्ट बेचते हैं। एस्केलेटर जो एयरपोर्ट में देखते हो, मॉल्स में देखते हो, तो जैसे मुंबई एयरपोर्ट का पूरा शिंडलर है, एलिवेटर एस्केलेटर सब। तो हमारा वही एक ही प्रोडक्ट है जो हम बोलते हैं वो वर्टिकल मूवमेंट। सो जैसे कार होता है रोड में या ट्रेन होता है, ये भी एक ट्रांसपोर्टेशन मेथड है, पर ये लोगों को ऊपर नीचे लेके जाता है। और बहुत ही स्पेसिफिक काइंड ऑफ बिजनेस है। पर इस पॉडकास्ट में मेरे को बेसिकली ओपन कॉन्वर्सेशन करनी है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी लाइफ के सबसे बेस्ट जो कॉन्वर्सेशन होती है वो हमेशा सीईओज के साथ होती है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी सीईओज आर द कंट्रीज बेस्ट कम्युनिकेटर्स। जो सीईओज की कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, बातचीत की स्किल होती है, वो कोई अलग ही जोन में होती है। आई फील आप कम्युनिकेशन स्किल्स के सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ होते हो सीईओज। वो तो बहुत बड़ी बात बोला आपने। पर मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जब भी कोई पूछता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये सीईओ जो है वो मेरा टाइटल है, पर मैं हमेशा सोचता हूँ कि मेरा काम क्या है। मेरा काम है एक सेना बनाने का, एक ऐसा सेना जहाँ पे सब टैलेंटेड लीडर्स मुझे बनाना है। मेरा वो ड्रीम है कि मैं एक सेना क्रिएट करूँगा जो यंग लीडर्स का सेना है, या यंग नहीं बोलूँगा, सिर्फ लीडर्स का सेना बनाना है। जो मेरा जो फेमस वर्ड है चेजिंग ऑब्सीन सक्सेस, वो आपकी एक फ्रेज है आपने? हाँ, मेरा एक फ्रेज है वो जो मैंने क्रिएट किया था 1 साल पहले। तो मेरा ड्रीम है कि मेरा रोज़ का काम ऐसा होना चाहिए कि मैं एक सेना क्रिएट करूँगा जो फ्यूचर में ऐसा लीडर्स क्रिएट करेगा जो ऑब्सीन सक्सेस अचीव करेंगे अपने करियर्स में। तो अगर आपको लोगों को इंस्पायर करना है तो अब बातें करना है, और बात करना है तो इम्पैक्ट की जैसे बात करना है, थोड़ा वो दिल पे लगना चाहिए लोगों के। तो उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सर आपके ब्रांड को लेकर एक स्पेशल चीज़ है कि आपको बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस भी पता है।
मतलब हाँ। आप दुनिया भर में आपने अपना करियर ग्रो हाँ। किया है। आप पहले ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, फिर साउथ ईस्ट वियतनाम में आपने काम किया, मलेशिया में काम किया है। करेक्ट, आप ओरिजिनली साउथ इंडिया से हो। करेक्ट। तो तो मैं ओरिजिनली चेन्नई से हूँ, ओके पर मेरे पेरेंट्स केरला से हैं, ओके तो मुझे मलयालम भी समझ में आया और मैं बात भी करता हूँ मलयालम में। और हर साल समर वेकेशन जब होता है अप्रैल में, तो मैं मेरी बड़ी माँ है, मैसूर में है, तो वहाँ पे जाके 1 महीना 2 महीने ठहरते हैं, तो वहाँ से कन्नड़ा सीखा मैंने। और बहुत सारे मेरे क्लासमेट्स थे तेलुगु, तो तेलुगु अच्छे से समझ में आता है, तेलुगु मूवीज़ देखता हूँ। बातें करना तो मलयालम, तमिल और कन्नड़ा आता है मुझे, और हिंदी तो अभी सेकेंड लैंग्वेज था कॉलेज स्कूल में, तो उतना फ्लुएंसी नहीं आता, पर बात कर सकता हूँ मैं। नहीं ऐसा आपकी हिंदी अच्छी है, लाइक प्लस हिंदी ऑडियंस क्या देखती है कि आप वो उन्हें आपसे सीखना है। आप अगर आपने जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं आपके लाइफ में, अगर आप वो शेयर कर दोगे तो हिंदी ऑडियंस वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती पर है। एक स्टीरियोटाइप है मुंबई में, एटलीस्ट बॉलीवुड मूवीज में साउथ इंडियन का हिंदी, वैसा हिंदी नहीं है मेरा। नहीं बिल्कुल नहीं सर। पर फेलियर के बारे में बात करते हैं एक्चुअली। तो आपने इंजीनियरिंग कॉलेज में आपकी शुरुआत हुई थी वहाँ, करेक्ट। और आप फेल हुए थे। तो 2 क्वेश्चन है, पहले आप क्यों फेल हुए, और उस फेलियर से लेकर आप आज सीईओ बन गए हो। आप नेशनली रिस्पेक्टेड सीईओ वो भी। तो उस फेलियर ने उस सीईओ को क्या सिखाया था? फेल पहले क्यों हुए थे और क्या सीखा उससे आपने? ओके, तो मेरा फेल एक्चुअली कॉलेज के पहले स्कूल में ही हो गया। मैं 11th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री में फेल हुआ, फिजिक्स केमिस्ट्री मुझे नहीं आता था, और हमेशा मुझे ऐसा एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बन गया। मुझे लगा कि मैं ऐसा ही होऊंगा लाइफ में। और एक और चीज़ मैं इंग्लिश पॉडकास्ट में नहीं बताया था कि मेरे स्कूल के टाइम पे मेरा फिजिकल मोलेस्टेशन हुआ था, जो मेरे दिल के ऊपर बहुत सालों तक दाग लगा मुझे, और अभी भी मुझे जब भी मैं सोचता हूँ उसके बारे में तो वो बहुत मेमोरीज उठाता है। तो मेरा वो सेल्फ कॉन्फिडेंस अब बहुत ही कम था स्कूल के टाइम पे और कॉलेज के टाइम पे। पर मुझे म्यूज़िक का शौक था, मैं गाना बहुत गाता था, तो वो क्लासेस जाता था और कंपटीशन जाता था, तो म्यूज़िक मेरा एक सेवियर था। तो एक एनर्जी मुझे मिलता था जब भी मैं गाना गाता हूँ, तो वो मैं घंटों तक गाने मेडिटेशन की तरह होता है। हाँ, मेडिटेशन सारा ही होता है वो। तो स्कूल से ही फेलियर शुरू हो गया, तो स्कूल से ही मेरा नाम ऐसा हो गया कि सिर्फ गाएगा और मस्ती करता है, इसको कुछ पढ़ाई नहीं आता। और फिर 12th में भी 76% मिला, सीबीएसई स्कूल, और मेरा स्कूल नंबर 1 स्कूल था चेन्नई में, वहाँ पे 76 मिला, तो एकदम फेल ही हो गया क्योंकि सब लोग 95 के ऊपर ही लेते हैं। तो मेरा एडमिशन भी नहीं मिला मुझे कॉलेज, मैं पैसा दे के एडमिशन लिया। और क्यों फेल हुआ? क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मतलब मुझे पसंद नहीं था पढ़ाई, मैं ऐसे बोलूँगा कि मुझे वो नहीं जा रहा था खोपड़े में, और जो मुझे पसंद था वो मैं कर नहीं पाया। और मैं एक चीज़ पक्का बोलना चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स मुझे कभी फोर्स नहीं किया इंजीनियरिंग ज्वाइन करने के लिए, पूरा मेरा ही डिसीजन था कि इंजीनियरिंग करना है। और घर को गिरवी मेरी मम्मी की बैंगल्स बेच के इनफैक्ट मैंने किया था वो इंजीनियरिंग का एडमिशन, क्योंकि वो नॉर्मल एडमिशन नहीं मिला मुझे, रैंक वैंक कुछ नहीं था। तो आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी? नॉर्मल मिडिल क्लास, ऐसे नहीं कि बहुत रईस थे। तो हाँ, वो इंजीनियरिंग के लिए मेरी मम्मी के बैंगल्स बैंक में रखना पड़ा, और उनको ऐसा कुछ तकलीफ नहीं था। मेरी मम्मी का मानना था कि मेरा जो भी है तो तेरे लिए है, तो अगर इससे तेरा कुछ बनता है तो मैं सपोर्ट करूँगा। पर घर पे एक और प्रॉब्लम था कि मेरी बड़ी बहन थी जो बहुत ही इंटेलिजेंट थी, तो वो हमेशा प्रॉब्लम था, क्योंकि सब लोग कंपेयर करते हैं, अरे बेटा ऐसा हो गया, बेटी तो इतनी स्मार्ट है। तो ऐसा तो एक सिचुएशन था घर पे। इंजीनियरिंग ज्वाइन किया, और फर्स्ट ईयर एक्चुअली मैं फेल नहीं हुआ, 3rd सेमेस्टर से शुरू हुआ, पर वो कभी खत्म ही नहीं हुआ। अब फेल होते गए केटी बैक वो लगते गए। 3rd में 3 सब्जेक्ट, फिर 4th सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट, मतलब मैं क्लियर कर रहा था, फिर और नया ऐसा। तो लगभग 8-9 सब्जेक्ट का बैक्स हो गया। पर शायद मेरा लक था कि मैं 6th सेमेस्टर में सब क्लियर किया। वो लकी है सच में, मैंने ऐसा कुछ अलग नहीं लिखा एग्जाम में, पता नहीं कैसे पास हो गया, पर मैं पास हो गया। उतना तो मैं भगवान को शुक्र बोलूँगा, क्योंकि 4 साल में इंजीनियरिंग खत्म किया, 8 सेमेस्टर। तो उससे मैंने एक्चुअली मैं क्या सीखा उसके पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट गया मेरा।
कॉलेज में मुझे लगा कि मैं तो यूजलेस हूँ, क्योंकि लाइफ में कुछ नहीं होगा मेरा। कुछ नहीं होगा। और उस टाइम पे इतना फिट भी नहीं था मैं, तो मैं दिखने में भी बहुत ही ऑर्डिनरी था, तो कोई ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स नहीं थे। और मुझे लगा कि क्या क्या होगा लाइफ में भी पता नहीं, देख लेंगे। पर एक हमेशा मुझे पेरेंट्स का सपोर्ट रहा। मुझे कभी भी उन्होंने एक बार भी मुझे नहीं बोला कि क्यों फेल हो रहा है, क्या हो रहा है। हमेशा मेरे सपोर्ट में थे, और मेरे पापा हमेशा बोलते थे सबको कि ये कुछ बनेगा लाइफ में। ऐसा ही था। तो वो एक पॉजिटिव था घर पे, पर उसके अलावा और कुछ भी नहीं पॉजिटिव था मेरे लाइफ में उस टाइम पे, वो जो 18 साल से लगभग 22 ईयर्स तक। सर, और लोग इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में ये नहीं जानते कि वहाँ आप इंजीनियरिंग डेफिनेटली सीखते हो, पर उसके साथ लाइफ में अगर लोग आपको लात भी मारेंगे, गाली भी देंगे, तो आप वो भी सीखते हो कि लात और गाली आप कैसे खा सकते हो शांति से। वो इंजीनियरिंग कॉलेज की सबसे बड़ी देन होती है अकॉर्डिंग टू मी। करेक्ट। तो आई एम श्योर कि लोगों ने आपको भी बहुत इंसल्ट किया। और पता है इंजीनियरिंग कॉलेज की एक बुरी बात है कि हमेशा आपसे ये कहा जाता है कि अगर आपको एक भी बैक लग गई, एक भी केटी लग गई, तो लोग आपसे कहते हैं कि अभी आपका करियर खत्म हो गया, कुछ नहीं करोगे। और सर आज आप एक इंटरनेशनल कंपनी के सीईओ, जहां आप खुद इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाकर लोगों को रिक्रूट करते हैं। तो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे कि ये पर्सपेक्टिव क्या है? आप कॉर्पोरेट दुनिया के किंग माने जाते हो, मतलब कॉर्पोरेट दुनिया में आपका करियर बहुत हाई स्टेज तक पहुंच गया। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आप एक चीज़ शेयर करना चाहोगे कि सच में क्या कॉर्पोरेट दुनिया आपके फेलियर्स देखती है, आपके मार्क्स देखती है, या क्या क्या देखते हैं जब हायर करने जा रहे हो आप लोगों को, आप हाई क्वालिटी एम्प्लॉयज़ ढूंढ रहे हो, तो क्या आप कभी किसी के मार्क्स देखते हो? नहीं। तो पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि और बहुत सारा अचीव करना है लाइफ में, करियर में, और ये मेरे कॉर्पोरेट जर्नी में भी। पर मैंने क्या सीखा, ये सीखा कि कोई भी एग्ज़ाम मार्क्स के ऊपर या कॉलेज के पेडिग्री, जैसे IIM से हो, IIT से हो। मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अभी पिछले साल मेरा इकोनॉमिक टाइम्स का 40 अंडर 40 अवार्ड जो मिला था मुझे, वो अवार्ड सेरेमनी जब मैं गया, तो मैं एक ही बंदा था जिसका पेडिग्री बोलते हैं ना, कौन से कॉलेज से आया है वैसा देखे, तो मैं एक ही बंदा था जो IIT IIM से नहीं था। और एक ही बंदा था जो मैकिन्जी या फेसबुक, गूगल जैसे टॉप वर्ल्ड की कंपनी से वहाँ से नहीं था। और सर एक मिनट, लोगों को लगता है कि ये जो पेडिग्री की बात होती है कॉलेज के बाद रुक जाते हैं, पर कॉलेज के बाद भी पेडिग्री मानी जाती है। लोग कहते हैं कि आप कौन से कंपनी के लिए काम करते हो, गूगल के लिए काम करते हो, फिर अच्छे हो, कोई और तो नहीं। पर ऐसे सच नहीं है, ये आपके लाइफ के हर स्टेज में लोग आपसे कहते रहेंगे। करेक्ट, हमेशा कहते रहेंगे। और आपको ये भी बोलेंगे कि अगर आपको बिट्स नहीं मिला, IIT नहीं मिला, मेरे कंपनी में मैं कितने लोगों को देखता हूँ जो 2 साल ब्रेक लेके सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई किया है, पर नहीं मिला। उनको बोला जाता है कि सिविल सर्विस नहीं मिला तो गया लाइफ आपका। तो अभी भी चल रहा है। मुझे एक्चुअली वही बहुत ही चौंक जाता हूँ कि 15 साल के बाद अभी भी इंडिया में वही मेंटालिटी है कि IIM IITs। मेरे कंपनी में लोग हैं जो मेरे एज के हैं, जो IIT से है। तो जब भी मैं उनको देखता हूँ मुझे बहुत अंदर खुशी होता है कि मैं IIT नहीं गया, पर मैं अच्छा भी कर लिया मेरे लाइफ में। वो भी आपने फेलियर का सामना करके आप यहाँ तक पहुँच गए हो। तो फेलियर से मैं ये सीखा कि कैसे आगे बढ़ना है, इससे ऊपर इतना भी टेंशन नहीं लेना है लाइफ में, क्योंकि हर एक फेलियर में कुछ ना कुछ तो अच्छा आ ही जाता है, वो तो अलग बात है। और उसके बाद इंजीनियरिंग के बाद भी 2 साल मुझे जॉब नहीं लगा, मैं कुछ भी काम मिला वो कर रहा था। और वो काम मैं वही सबसे बोलना चाहता हूँ कि जो भी काम मिला वो करना चाहिए। डेफिनेटली सर, जो हम जिम जाते हैं, जिम क्यों जाते हैं? अपनी बॉडी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप फेल हुए हो लाइफ में, वो आपके दिमाग और आपके वीरता, आपकी ब्रेवरी के लिए एक जिम है। करेक्ट। मतलब जब आप फेलियर का सामना जल्दी करोगे लाइफ में, अर्ली कर रहे हो, मान लो आपका फेलियर बहुत ही कम उम्र में हुआ है, वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली रशियन मिलिट्री में एक स्पेशलाइज्ड विंग है, कमांडोज का विंग है, हाई लेवल कमांडोज का विंग है। वहाँ एंट्री कंडीशन ये है कि आपको एक एग्जाम में फेल, मतलब वो आपका ट्रैक रिकॉर्ड स्टडी करते हैं और ये देखते हैं कि क्या इन्होंने फेलियर का सामना कभी किया है, और अगर नहीं किया फेलियर का सामना, वो हर एग्जाम में उन्होंने सिर्फ पास किया, तो वो विंग में उन्हें एंट्री नहीं मिलती है। वो विंग में सिर्फ उन लोगों को एंट्री मिलती है जिन्होंने फेलियर का सामना ऑलरेडी। कॉर्पोरेट में भी क्वेश्चन है, इंटरव्यूज में हम पूछते हैं कि आपका
लास्ट फेलियर कब हुआ, कैसे हैंडल किया आपने, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, लाइफ में फेलियर तो आ ही जाएगा, हमेशा सब कुछ पॉजिटिव नहीं होगा, स्पेशली कॉर्पोरेट लाइफ में, कंपनी में आप एक प्रोजेक्ट शुरू करोगे, वो अच्छा सा नहीं जाएगा, उसका टारगेट्स हिट नहीं होगा आपको, तो आप उससे उठकर वापस कैसे आके जीतते हैं, वो ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे लोग, मुझे अभी भी रिसेंटली एक बंदे ने मैसेज किया कि उसके पेरेंट्स उसको इंजीनियरिंग के लिए फोर्स कर रहे हैं, और उसको भी छोटा मोटा काम करने का इच्छा है पार्ट टाइम में, पर उसको पेरेंट्स को लग रहा है कि ये तो बहुत नीच काम है, ये नहीं करे, अब अगर ये किया तो क्या सोचेंगे लोग। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि करना है, अगर रेस्टोरेंट में काम करना है या डोमिनोज में डिलीवरी करना है, सब काम से कुछ ना कुछ तो सीखते हो, और उससे आपका कैरेक्टर बिल्डिंग होता है, जो कंपनीज देखते हैं। कंपनीज को ये नहीं इम्पोर्टेंट है, क्या इंडिया में क्या होता है कि इतने सारे ग्रेजुएट्स हैं, लाखों का ग्रेजुएट्स हैं, तो आप शॉर्टलिस्ट कैसे करोगे? मतलब आप एक कॉर्पोरेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हो? वो एग्जैक्टली मैं कॉर्पोरेट के व्यू से बोल रहा हूँ। अभी भी मुझे लोग मैसेज करके बोलते हैं कि सर मैं एक छोटे से कॉलेज में हूँ, आप मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं देते, पर मेरा प्रॉब्लम है कि ऐसे लाखों लोग हैं, तो अगर हमको 10-15 लोग लेना है जॉब के लिए, तो हम फिल्टर कैसे करेंगे? तो उसके हिसाब से हम एक स्पेसिफिक कॉलेज में जाते हैं और वहाँ से लेते हैं बस। पर इनफैक्ट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो शिंडलर में भी मैं देखा, बहुत सारे टॉप अचीवर्स हैं, वो छोटे कॉलेजेस से भी हैं और बड़े कॉलेजेस से भी हैं। वो बेसिकली आपके कैरेक्टर पर निर्भर होता है कि आप कितना ज़्यादा ग्रिट के साथ काम कर रहे हो, कितनी ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ, फोकस के साथ काम कर रहे हो। और लोग ये नहीं जानते कि आपकी असली करियर की ग्रोथ एक्चुअली कॉलेज के बाद स्टार्ट होती है। क्योंकि अक्सर हमें ये कहा गया है कि स्पेशली जब मान लो आप 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड के ट्यूशन्स के लिए जा रहे हो, तो उन ट्यूशन टीचर्स का करियर किस चीज़ पर डिपेंडेंट है? आपके मार्क्स पर। करेक्ट। तो वो टीचर्स आपसे ये कहते हैं कि अगर आपने अच्छे मार्क्स नहीं लाए, आपका करियर खत्म हो जाएगा। वो आपको डरा रहे हैं ताकि उनका करियर बच जाए, उनका करियर आगे बढ़े। और ये बहुत गलत माइंडसेट होता है स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए स्टूडेंट सुसाइड्स का भी एक प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में। और अगर आप एकदम कोर को झांक के देखें कि ये सब चीज़ें एट द कोर क्यों हो रही है, ये बेसिकली एक इंडियन सोसाइटी की एक बुरी चीज़ है। इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें भी है, हमारे समाज में हमारे कल्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत डीप है। हम भी मतलब स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं। मैथ्स की शुरुआत इंडिया में ही हुई है। करेक्ट। पर इंडिया की एक बुरी चीज़ है कि यहाँ बहुत ज़्यादा स्टैटस गेम्स खेले जाते हैं, मतलब और हर कोई नहीं खेलता स्टैटस गेम्स। तो दो तरह के इंसान होते हैं, एक होता है वो इंसान जो स्टैटस गेम्स खेलता है, और दूसरा इंसान जो वेल्थ गेम्स खेलता है। और वेल्थ गेम्स खेलने वाले इंसान बहुत कम होते हैं इंडिया में। वेल्थ गेम्स मतलब हमेशा ये सोचना कि अच्छा अभी लाइफ में नेक्स्ट क्या करना है, मुझे अभी लाइफ में अगला बिजनेस क्या करना है, अभी मेरा अगला ग्रोथ का मिशन क्या होगा लाइफ में, अगर मुझे ग्रोथ चाहिए तो मुझे क्या करना है लाइफ में। और वेल्थ गेम वाले इंसान ये भी देखता है कि मैं अगली चीज़ क्या सीख सकता हूँ। जैसे जो सुशांत सिंह राजपूत है, वो एकदम वेल्थ ड्रिवन इंसान थे। हमेशा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते थे, फ्यूचर ऑफ बिजनेस के बारे में बात करते थे। वो उनकी एक वेल्थ ड्रिवन माइंडसेट होती थी। पर ये इंडिया में सिर्फ 5 या 10% लोग होते हैं वेल्थ ड्रिवन। जितने भी एंटरप्रेन्योर्स आप देखोगे ना इंडिया में, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर जिन्होंने खुद से बिजनेस स्टार्ट किया, वो सब वेल्थ ड्रिवन इंसान है। पर ज़्यादातर लोग स्टेटस ड्रिवन होते हैं कि क्या मैं अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ, दिखावा। हाँ, दिखावा उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, और मेरी गाड़ी कैसी है, Correct. मेरा घर कैसा है, Correct. लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और ये सिर्फ मटेरियल लेवल पर नहीं होता है, मतलब सिर्फ कार, बंगला, उन सब चीज़ों पर नहीं होता है। ये इस चीज़ पर भी डिपेंडेंट होता है कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरे बच्चे कौन से कॉलेज में हैं, लोग मेरे बच्चों के बारे में क्या सोचेंगे, देयरफॉर मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो अक्सर पेरेंट्स बच्चों से कहते हैं कि अरे इतने बुरे मार्क्स मिले, लोग क्या कहेंगे अभी हमारे। ये वही स्टेटस गेम मेंटालिटी होती है। मेरी कंपनी में एक बात जो हमेशा मैं देखता हूँ, बहुत सारे लोग लिफ्ट खरीदते हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स भी जो लिफ्ट खरीदते हैं, खुद के घर के लिए शिंडलर खरीदते हैं क्योंकि ये स्विस ब्रांड है। पर बाहर पब्लिक के लिए उनको लोकल सस्ता सा एलिवेटर डालते हैं क्योंकि वो हमारे लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। तो ये बहुत होता है, एशिया में होता है, इंडिया में नहीं, सिर्फ इंडिया में नहीं, मैं एशिया में पूरा देखा हूँ। वही आपने वियतनाम मलेशिया में भी कहा। वियतनाम मलेशिया में ऐसे ही होता है। पर क्यों है ये, आपको क्यों लगता है हमारे कल्चर में कोई चीज़ है ये? क्योंकि बाहर के दुनिया के हिसाब से इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और हम लोग गरीब हैं। उनका जो इम्प्रेशन जो बाहर मतलब दिखाता है, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हो, डेवलप्ड कंट्रीज जो इंडिया को एक गरीब तौर से देखते हैं। आप
ये भी सोचो, हम अफ्रीका को कैसे देखते हैं इंडियंस? आपको क्या लगता है? मतलब अगर मैं आपको क्या विजन है? मुझे वहाँ बिजनेसेस खड़े करने हैं, बट जनरली इंडियंस हाँ। देखते कि अरे अफ्रीका में गरीबी ज्यादा है। करेक्ट। ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि अफ्रीका गरीब नहीं है। बहुत सारी इतनी अच्छी चीजें हैं वहां पे जो हमको टीवी में कभी दिखाते नहीं। इनफैक्ट जब मैं बच्चा था, स्कूल कॉलेज जा रहा था तो और टीवी देख रहा था, मुझे हमेशा लगा कि पाकिस्तान बहुत ही बुरा है। पर जब ऑस्ट्रेलिया गए तो मेरे रूममेट्स पाकिस्तानी थे। पाकिस्तान के लोग बुरे नहीं हैं, जो पॉलिटिक्स में है वो ऐसे करके दिखाते हैं कि कंट्री का प्रॉब्लम है। जैसे वो हेट इंडिया बोलते हैं, तो वो तो पॉलिटिशियंस बोलते हैं, नॉर्मल लोग नहीं बोलते हैं। और हम भी नहीं बोलते कि हेट पाकिस्तान, वो तो पॉलिटिशियंस बोलते हैं। तो ये अलग बात है जो लोगों को समझना चाहिए कि जो हमको दिखाया जाता है वो कितना सच है, कितना झूठ है। तो ये पब्लिक में ये होता है कि मुझे सबको लगता है कि मैं गरीब हूँ, तो मुझे दिखाना है कि मैं अमीर हो गया। मुझे दिखाना है कि मुझ में कुछ है। मुझे दिखाना है कि मैं भी बहुत सही हूँ। तो उसके लिए लोग दिखाते हैं। इंग्लिश में एक शब्द है ओवर कॉम्पेंसेशन। ओवर कॉम्पेंसेशन मतलब मैं हिंदी में समझाता हूँ। इस शब्द का मतलब है कि आपको लगता है कि आपकी कोई कमी है कोई चीज़ में, और फिर आप जाके दुनिया को कहते हो नहीं मेरे में वो कमी नहीं है, मेरे में कमी नहीं है, मेरे में इतनी ज़्यादा पैसा है, इतना ज़्यादा दिखावा। दिखावा वही से आता है कि सबको आपको प्रूव करना है कि मैं बहुत सही हूँ। ये गलत बात है। अगर आपने अपने मन से इनसिक्योरिटी की वो कैरेक्टर ट्रेट निकाल दी कि बेसिकली आपको खुद से प्यार होना चाहिए कि मैं जो भी हूँ खुश हूँ, और आपको खुशी मटेरियल चीज़ों से नहीं आनी चाहिए। मतलब कि मेरी गाड़ी, मेरी घड़ी, मेरे कपड़े कैसे, आपको खुशी कहाँ से आनी चाहिए? जो लोग आपके आसपास है उनकी ग्रोथ से आनी चाहिए। करेक्ट। और मेरे अकॉर्डिंग जो किताबें आप पढ़ते हो, जो पॉडकास्ट आप सुनते हो, जिन लोगों से आप बात करके सीखते हो, उन चीज़ों से आपको खुशी मिलनी चाहिए। और आपको अपनी खुद की मेंटालिटी स्टेटस गेम से वेल्थ गेम में शिफ्ट करनी चाहिए। करेक्ट। ऑटोमेटिकली जब आप वो करोगे, आपकी लाइफ में वेल्थ यानी कि धन, यानी कि विद्या, ऑटोमेटिकली वो चीजें बढ़ेगी और ऑटोमेटिक स्टेटस भी बढ़ेगा। हाँ, वो ये लोग समझते नहीं है। ये इसके पीछे, स्टेटस के पीछे भागते हैं, वेल्थ नहीं होगा। अगर वेल्थ के पीछे भागेंगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ मिल जाएगा और खुशी भी मिलेगा। वो तो इम्पोर्टेंट है। मैं आपको एक ब्रो वाली चीज कहना चाहता हूँ। मेरी एक एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो मैंने बहुत सारी गर्ल्स को डेट किया है, मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हुई है लाइफ में, आप ये चीज़ जानते हो पर शायद व्यूअर्स नहीं जानते। उनमें से एक गर्लफ्रेंड बहुत सीरियस थी, और जब मैं उन्हें डेट कर रहा था, मैं ये समझ रहा नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। रिलेशनशिप्स में मैं उस टाइप का बंदा हूँ जो भी मेरी गर्लफ्रेंड कहेगी मैं सुन लूँगा और उनके साथ उनकी जो लाइक्स डिसलाइक्स है उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करूँगा। पर ये इंसान बहुत स्टेटस ड्रिवन थी। ये बहुत सोचती थी कि लोग उनके बारे में क्या सोचते। तो मान लो मैं जिम जाने वाला बंदा था कॉलेज में, तो अब मैं हर जगह जिम के कपड़े पहनता था। कभी कभी उनसे भी जाकर जब मिलता था तो जिम के कपड़े पहनता था। वो मुझे देखकर ये कहती थी कि ये कैसे कपड़े पहन रहे हो, थोड़े तो ब्रांडेड कपड़े पहनने चाहिए। तब मुझे स्टेटस गेम, वेल्थ गेम का आइडिया नहीं था मेरे दिमाग में। पर उस चीज़ की वजह से मेरे लाइफ में खुशी का लेवल थोड़ा कम हो गया, हैप्पीनेस का लेवल थोड़ा कम हो गया। और कॉलेज के बाद जब मैं आपके जैसे लोगों से मिलने लगा, एंटरप्रेन्योर्स के साथ मिलने लगा, तब मुझे वेल्थ गेम्स के बारे में पता चलने लगा कि अच्छा वेल्थ गेम्स भी होती है लाइफ में। और जब मैं वो वेल्थ गेम्स खेलने लगा, सच में ये सोचने लगा कि ठीक है, मैंने अभी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, अभी इसके बाद बिजनेसेस क्या स्टार्ट कर सकता हूँ। अभी अगर मुझे ग्रो करना है तो मुझे मेरी टीम को ग्रो करना है, वो मेंटालिटी के साथ सोचने लगा। पहली चीज़ क्या हुई मेरी लाइफ में, वो ब्रेकअप हो गई उस लड़की के साथ, क्योंकि फिर हमारी मेंटालिटी एकदम बदल गई। मुझे उसके जैसे स्टेटस गेम्स नहीं खेलने थे। आई डेंट केयर कि अगर किसी ने मुझे पार्टी के लिए नहीं बुलाया, आई डेंट केयर, मेरे को बस वेल्थ गेम्स खेलनी थी। पर वेल्थ गेम्स खेलते खेलते मेरा स्टेटस बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उसका वहीं पे रुक गया। हाँ, उसका वहीं पे रुक गया। जब आप स्टेटस गेम्स खेलोगे ना, आप खुद के ग्रोथ पर एक लिमिट डाल रहे हो। अगर आप वेल्थ गेम्स खेलोगे, आप अपने ग्रोथ पर कोई लिमिट नहीं डाल रहे हो। करेक्ट। और वेल्थ गेम से आपको असली खुशी मिलती है। जब आप सैटरडे को रात को ऐसे किताबें पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद सोने जाते हो, आप खुशी के साथ सोते हो। आप ये नहीं सोचते हो कि अरे यार मेरे दोस्त मेरे कपड़ों के बारे में क्या सोच। क्योंकि वेल्थ इज नॉट जस्ट ओनली अबाउट मनी। वेल्थ का सभी जो भी आप गेन कर सकते हो वो वेल्थ है। वो विद्या या धन या रिलेशनशिप, जो आपके आसपास के टीममेट्स हैं, आपके दोस्त, तो वो लोगों को समझना चाहिए कि कैसे वो इंक्रीज कर सकते हैं जिन लोगों से बात करेंगे। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अच्छा सा बुक्स पढ़ना या अच्छे लोगों के साथ बर्ताव करने से
बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लगता है जहाँ से आपका नेटवर्क इतना बढ़ेगा और वेल्थ भी बढ़ेगा। हाँ, जब आपका नेटवर्क बढ़ता है ना सर, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा बढ़ती है। वो बोलते हैं ना इंग्लिश में, नेटवर्थ इज इक्वल टू नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ। हाँ, और ये बहुत असली चीज़ है जो लोग नहीं जानते। मतलब आई फील कि आपके अर्ली करियर में जब आप 22 साल के होते हो, 22 साल से लेकर मैं 27 साल का हूँ, तो 5 साल का वो फेज़ के बारे में बात करूँगा। जितना हो सके आपको अलग अलग लोगों से मिलके बात करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। आप खुद के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करोगे, मतलब मौके क्रिएट करोगे, और अपने टीम के लिए भी मौके क्रिएट करोगे उस चीज़ की वजह से। क्योंकि आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। मेरा एक्चुअली ये नेटवर्किंग करने से जैसे एम्प्लॉयज़ मिला मुझे। कहीं पे भी जाओ आप, जैसे आप एक पार्टी पे जाते हो तो बहुत लोग एक्चुअली एक कोने पे बैठ के शायद एक ग्लास के ग्लास अपने हाथ पे रख के बैठे रहते हैं, पर उनको ये समझ में आता है कितना अपॉर्चुनिटी मिस कर लिया उन्होंने। आपको जाके मैंने आपसे यही चीज़ सीखी है। आपने यही चीज़ अपने करियर में भी ऑस्ट्रेलिया में करी थी ना, कि आप सामने से जाकर लोगों से बात करते थे बस, और कोई भी चीज़ के डरने में क्या बात है उसका। तो जो भी, क्योंकि आप अगर आप डरते हो तो बहुत सारे ऑप्शंस चला जाता है। आई मीन वर्स्ट केस वो क्या हो सकता है कि वो बात नहीं करेंगे वापस, बस। पर अगर आपने कुछ कॉन्फिडेंस लेके दूसरे के साथ बात किया, जैसे मैंने आपको मैसेज किया था, आपको याद है लिंक्डइन पर, मुझे पता भी नहीं था कि आप रिप्लाई करेंगे, पर मैंने आपको मैसेज किया, आपने रिप्लाई किया, तो इतना तक हमारा रिलेशनशिप आया। सर आपकी मैसेज पढ़कर मैं थोड़ा सा डर गया कि ये सीईओ मुझे क्यों मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, वो पर चलो, हाँ, हर कोई ये सोचता है कि यार वो अगर हमारे से बात नहीं करेंगे तो, बट एक्चुअली सब लोग एक ही तरीके से सोचते हैं। मुझे नहीं सच में अभी भी बोल रहा हूँ, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि आपने रिप्लाई किया। हाँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आपने मैसेज भेजा। तो दैट इज नेटवर्किंग, एक लाइव एग्जांपल है सब लोगों को। मैं वही बोलता हूँ कि अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो मार्क्स और पेडिग्री या कॉलेज से कुछ नहीं होगा। कितने एग्जांपल्स है जो अच्छे से कॉलेज गए और कुछ नहीं हुआ, और बहुत सारे लोग हैं जो छोटे से कॉलेज गए और इतना तरक्की हुआ। सफलता आपको लोगों की वजह से मिलेगी, कॉलेज की वजह से नहीं। सर अभी ये हमने एस्टैब्लिश किया है कि कॉन्वर्सेशन से, बातचीत से आपको करियर में प्रोग्रेस मिल सकता है, पर लोग अक्सर ये सोचते हैं कि यार मैं किन चीज़ों के बारे में बात करूँ लोगों के साथ। तो मैं कुछ सजेशंस देना चाहता हूँ यहाँ, और आप भी सजेशंस दे दो। मतलब आई फील कि कोई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसकी वजह से आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बॉन्ड कर सकते हो। तो स्पेशली अगर आपको बिजनेस के बारे में, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, पर आपको इन चीज़ों के बारे में पता रहेगा, तो आप बहुत ज़्यादा बॉन्ड कर सकते हो। और 3 टॉपिक्स है। पहला टॉपिक है फूड, खाना। अक्सर मोस्टली 90% लोगों को खाने के बारे में बात करना अच्छा लगता है। तो या तो खाने के बारे में बहुत ज़्यादा सीख लो, वो एक कॉन्वर्सेशन स्टार्टर हो सकता है। उसके बाद आप अलग अलग बिजनेस के बारे में, अपने करियर के बारे में बात कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो मेरा खुद का आज भी एक सुपर ह्यूमन वेपन है, स्पेशली जब हम अमेरिकन के साथ बिजनेस कर रहे होते हैं या ऑस्ट्रेलियंस के साथ बिजनेस कर रहे होते हैं, तो हम हमेशा स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं उनके साथ। ऑस्ट्रेलियंस के बारे में क्रिकेट की बात करते हैं या सॉकर, फुटबॉल की बात करते हैं। और अमेरिकन के साथ मैं बास्केटबॉल बहुत ज़्यादा देखता हूँ, मुझे बास्केटबॉल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर मैं कोई भी अमेरिकन के साथ बास्केटबॉल के बारे में जितना मुझे क्रिकेट के बारे में पता है उतना ही मुझे बास्केटबॉल के बारे में पता है। तो अमेरिकन पहले तो चौंक जाते हैं, पर उन बातों से उन्हें आपके दिमाग के बारे में ये पता चलता है। कोई भी स्पोर्ट देखकर, मतलब आपने इस पॉडकास्ट के स्टार्ट में कहा कि आपका गोल है दूसरे लीडर्स को खड़ा करना। करेक्ट। आप बेसिकली शिंडर के विराट कोहली हो, और आप पार्टीज में जाकर अपने जसप्रीत बुमराह को ढूंढ रहे हो, आप अपने हार्दिक पांड्या को ढूंढ रहे हो। तो ये एक लॉजिक होता है स्पोर्ट्स को लेकर, रियल वर्ल्ड में कैसे आप टाई अप कर सकते हो। और ये एग्जाम्पल्स देके, स्पोर्ट मेटाफर्स देके, आप स्पेशली जो मेल प्रोफेशनल्स होते हैं, आप उनके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कर सकते हो। तो ये एक हैक है। और तीसरी हैक है कि अगर आपको स्पोर्ट्स या खाने के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, तो आपको फिर क्वेश्चनिंग की एबिलिटी अच्छे से जाननी चाहिए। मतलब कोई आपसे बात कर रहा है, आपको उनकी लाइफ में आपको उनकी लाइफ के बारे में उनसे पूछना चाहिए। आपको पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। ये नहीं पूछना चाहिए कि आपकी शादी हो गया, हाँ शादी हो गया, आप कहाँ रहते हो, वैसे नहीं, पर उनके करियर ग्राफ के बारे में पूछना चाहिए, उनके लाइक्स इंटरेस्ट के बारे में पूछना चाहिए। अगर आपने क्वेश्चनिंग की एबिलिटी सीख ली, प्रश्न पूछने की एबिलिटी सीख ली, वो भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस ला सकता है। मैं बहुत सही आइडियाज़ दिया आपने, सिंपल आइडियाज़ हैं। मैं 2-3 आइडिया मेरा एक्सपीरियंस से मैं शेयर करूँगा कि पहले चीज़ ये है कि 2-3 क्वेश्चन प्रिपेयर करके जा सकते हैं जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। कोई भी पार्टी में या कोई भी इवेंट में कहीं पे भी वो हमेशा काम करेगा। और
जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो 2-3 आइडियाज़ दिया स्पोर्ट्स के बारे में या खाने के बारे में, या अगर आपको वो सब भी नहीं आता है तो आपको खुद जाके इंट्रोड्यूस कर सकते हो। और ये इंट्रोडक्शन में भी मैंने पहले आपको बोला था कि अभी क्या क्या होता है कि अभी मैं कहीं पे जाता हूँ और लोग मुझे पूछते हैं कि आप क्या करते हो, तो पहले आंसर सब लोग या मैं दूंगा कि मैं CEO हूँ। पर अभी मैंने ये सीखा कि ये एक स्टैंडर्ड आंसर है, इससे अट्रैक्शन नहीं आएगा आपके ऊपर लोगों को, मतलब लोगों के दिमाग में इंटरेस्ट जनरेट नहीं हो हाँ। सकता। तो अगर मैंने बोला कि मेरा काम है कि एक सेना बनाना लीडर्स को खड़ा करने के लिए, एक आइस ब्रेकर इंट्रोडक्शन है, ये टेड टॉक में यूज करते हैं लोग बाय द वे, ये बहुत ही इजी है। जैसे आप बोल सकते हो कि मैं यूट्यूबर हूँ, ये एक आराम सा इजी सा आंसर है जो आप दे सकते हो। पर अगर आपने ऐसा बोला कि मेरा काम है कि मैं लोगों को इंस्पायर कर सकता हूँ मेरे बातों से, मेरे नॉलेज ज्ञान जो मैं देता हूँ मेरे वेरियस मीडियम से, नॉट सिर्फ पॉडकास्ट जो आपके यूट्यूब चैनल है या आप कुछ शोज करते हैं या कुछ इंटरव्यूज देते हैं, तो लोग एकदम आपको देखेंगे अरे ये क्या अलग बोल रहा है। ये आपने एक पर्सनल ब्रांडिंग की बात कर रही हाँ। कि आप अपना पर्सनल ब्रांड थोड़ा सा बेच के आता है पार्टीज पे, और ये हमेशा आपको सक्सेस देगा 100%, क्योंकि लोग आपको याद रखेंगे कि हाँ ये क्या बोल दिया इन्होंने, क्योंकि अक्सर लोग ऐसी चीजें नहीं कहते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि हाँ मैं ये करता हूँ, हाँ वो करता हूँ। पर अगर आपने एक ये ना, पता मैंने कहाँ से सीखा, ये मैंने WWF और WWE से सीखा। वहाँ जब मैं बचपन में WWE देखता था, मुझे वो रेसलर्स याद हुए करते थे जिनका कोई गिमिक रहता था, करेक्ट, यानी उनका कोई कैरेक्टर रहता था। अंडरटेकर याद रहता है सबको, क्यों? क्योंकि वो डेड मैन है, मरा हुआ आदमी है, वो याद रहता है आपको, एक अलग चीज़ है। तो आपको खुद के पर्सनालिटी को लेकर और खुद के गोल्स को लेकर और करियर को लेकर एक अलग आइडेंटिटी खड़ी बनाना है। करेक्ट। और ये अलगता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में जैसे आबादी है उसमें तो आपको अलग दिखना ही चाहिए, नहीं तो। एंड आपको मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आपके स्कूल में स्कूल प्रिंसिपल को किसका नाम ज़्यादा याद है, जो क्लास में फर्स्ट आता है या जो स्पोर्ट्स में फर्स्ट आता था या म्यूजिक में फर्स्ट आता था या जो मस्तीखोर था आपको आंसर मालूम है? मुझे भी आंसर मालूम है, क्यों किसी को भी वो फर्स्ट आया उसका नाम नहीं याद आता, जो सिंगर था, जो फर्स्ट क्लास डांसर था उसका। तो वही है, लोग को हम बोलते हैं कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, पर याद जो लोगों के दिल में हमेशा रहता है वो ये जो अलग सा जो करते हैं लोग उससे होता है। ये सर इस पॉडकास्ट में रणवीर शो इंग्लिश में बहुत लोगों ने ये चीज़ कही है। मैंने सिड रॉय कपूर जो बॉलीवुड के एक टॉप प्रोड्यूसर, मैंने उनसे पूछा कि आप ये जो पोटेंशियल स्टार्स होते हैं उनमें क्या ढूंढते हो, और उन्होंने ये कहा कि हाँ वो बेसिक चीज़ें तो रहते हैं, हम प्रोफेशनलिज्म देखते हैं, हम लुक्स देखते हैं, डांसिंग एबिलिटी वो सब देखते हैं, एक्टिंग देखते हैं, पर सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो एक्स फैक्टर, जिसकी वजह से लोग आपको याद रखते हैं। कि कोई कोई इंसान ऐसे होते हैं जो मतलब आपने उनको एक बार मिल लिया ना, वो आपके दिमाग में रह जाता है। करेक्ट। तो आपको वो बनने की कोशिश करनी चाहिए। एग्जैक्टली। और बहुत लोग इस पॉडकास्ट को सुनकर इंटिमिडेट हुए हैं अभी, मतलब उन लोगों को लगता है कि यार मैं ये चीज़ें कैसे कर लूँगा। बहुत ईजी है। हाँ बहुत ईजी है। आपको बस ये वो सेल्फ बिलीफ रखनी है आपके दिल में कि हाँ ये मैं कर पाऊँगा। पॉडकास्ट एक आइडिया है उसके लिए। बोलो सर। इनफैक्ट मेरा जो फ्रेज है ना, चेजिंग ऑब्सीन सक्सेस, उसका यही अर्थ है कि जो भी आप करोगे उसको आप ऐसे करो कि दुनिया चौंक के रह जाएगी, अरे ये ऐसे कैसे किया, और खुद आपको वैसे करना चाहिए। तो उसका कैसे करेंगे? तो मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको जैसे इंट्रोडक्शन का एग्जांपल दिया हमने, कैसे डिफरेंट इंट्रोडक्शन देना है, या आपको एक रिपोर्ट बनाना है, कुछ भी काम, मैं बोलता हूँ कि चाय बनाना है, घर पे कोई आया है मेहमान, चाय बनाना है। मुझे अभी भी याद है मेरे घर पे जब मैं बहुत ही मतलब 15 ईयर्स 16-18 साल का था, तो चाय में जब बना के जाता हूँ तो मैं एक छोटा सा चिट वो चाय के साथ देता हूँ। उसमें कुछ मैसेज होगा कि आई होप यू हैव अ ग्रेट डे, ऐसा कुछ भी, कि आपका दिन शुभ रहे, या आपका जो चिंता है अच्छा होना चाहिए। तो मैं क्या बोलने वाला चाहता हूँ कि जो भी आप काम करते हो तो पहले सोचो कि मैं इसको कैसे कर सकता हूँ जिससे वो अलग दिखेगा सबसे। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस लेसन भी है, लाइक जो आप कह रहे हो कि आपका कस्टमर आपको तब याद रखेगा जब आप ऐसे एक नगेट ऑफ गुडनेस डाल दोगे अपने प्रोडक्ट में। वो जॉनी का स्टोरी सुना है आपने? नहीं। जॉनी द बैगर,
नहीं, बहुत पॉपुलर स्टोरी है कस्टमर सर्विस के लिए। नहीं। एक सुपरमार्केट में एक बंदा था जॉनी, उसको उसका काम था सामान डाल के कस्टमर को देना, जो काउंटर पे होता है ना। तो उसने अपने पापा को बोला कि मुझे सब लोग बैगर बुलाते हैं, बैग में डालने वाले, तो मुझे कुछ अलग करना, मैं क्या करूँगा। तो उसको लगा कि मैं ऐसे कुछ मैसेज डालता हूँ सबको, एक्चुअली मुझे वही से ये आइडिया आया। तो वो अपने पापा को प्रिंट आउट देके, बहुत सारा प्रिंट आउट लिया उसने, ऐसे चिट का काट के रखा उसने, तो हर एक जो कस्टमर आता है उसके बैग में अंदर डालता है। तो ये लोग पढ़ते हैं, तो हर दिन अलग अलग मैसेज है। तो ऐसा हो गया एक हफ्ते के बाद कि उसके लाइन पे क्यों, उसके वो काउंटर में इतना बड़ा क्यों, बाकी में कोई नहीं जा रहा है। और फिर मैनेजर आया, सबको बोल रहा कि नहीं वहाँ पे जाओ, बोले नहीं नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, टाइम है हमारे पास, हमको जॉनी का मैसेज चाहिए आज का। फिर बाहर लोगों को ये न्यूज़ आया, तो क्राउड ज़्यादा आया, रेवेन्यू बढ़ा वो स्टोर का। तो ये अलगता जो उसने किया, यही मैं बोल रहा हूँ सबको कि जो भी करोगे प्लीज़ अलग करो। अगर आपको ड्रेस भी पहनना है, थोड़ा सा कुछ उसमें मस्ती लेके आओ, डेफिनेटली देन पीपल विल रिमेंबर, याद रखेंगे। और आपको उससे बहुत सारे, मैंने लास्ट वो इंग्लिश पॉडकास्ट में याद है वो आनंद महिंद्रा का वो एग्जाम्पल दिया था, जो एक अपॉर्चुनिटी, छोटा सा अपॉर्चुनिटी मुझे मिला 1 मिनट बात करने के लिए, उसमें जो मैंने जो बात किया उसको वही याद रहा, लोग चौंक के रह गए। हाँ, सब लोगों को वही याद रहा। इनफैक्ट रिसेंटली भी कोई मुझे मिला वहाँ पे जो मिला था, हाँ वो वही बंदे हैं ना, आपने जो हैशटैग चेसिंग ऑब्सीन सक्सेस बोला था, ये हम सबको याद है। तो यही मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुछ भी करो अलग करो। सर इस चीज़ को लेकर मैं 2 किस्से हाईलाइट करना चाहूँगा। एक मैंने टिम फेरिस की बुक में पढ़ा था। बेसिकली 90s में DVD रेंटल्स के बिजनेसेस बहुत चल रहे थे यूएसए। मतलब अगर आपको मूवी देखनी थी, मैं 90s का किड हूँ, आपको वो मूवी रेंटल्स की दुकान में जाकर पैसे देने थे और आपको रिटर्न में 1 हफ्ते के लिए DVD दी जाती। करेक्ट। और बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस बन गए थे यूएसए में, पर उनमें से कोई 3-4 ऐसे थे जो बहुत सक्सेसफुल बन गए थे। उनमें से एक नेटफ्लिक्स भी था, पर चलो नेटफ्लिक्स की बात नहीं हो रही, ये वो दूसरे बिजनेस की बात हो रही है। तो टिम फेरिस, एक वो जो दूसरे बिजनेसेस थे उनके एक फाउंडर का इंटरव्यू टिम फेरिस के साथ हुआ था, और टिम फेरिस ने कहा कि उस बिजनेस में क्योंकि इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन था, आपने ब्रेकआउट कैसे किया। तो उस इंसान ने कहा कि मैंने एक बहुत मस्ती वाली चीज़ कर दी। तो जब भी कोई मुझसे DVD रेंट करता था, मैं उनका ईमेल ले लेता था और उस ईमेल में उनको एक मैसेज भेज देता था, और उस मैसेज में लिखा रहता था ये कि हेलो फ्रेंड, आज आपने जो DVD खरीदी है हमसे, वो हमने एक कासल में जाकर एक ड्रैगन के साथ फाइट करके आपके लिए हासिल की है, और हमारे जो नाइट है, हमारे जो योद्धा है, उन्होंने खुद आज सुबह आकर हमें उस कासल से हमारी दुकान में वो DVD हमें डिलीवर कर दी, और फिर आपके हाथों में, आपके नाजुक हाथों में हमने वो DVD डाल दी। और उन्होंने कहा कि ये बहुत एक स्टूपिड चीज़ है, मतलब अगर आम लोग इस चीज़ के बारे में सुनेंगे, हाँ पढ़ेंगे, उन्हें ये लगेगा कि यार ये क्या अजीब सी चीज़ है, पर उस अजीब चीज़ की ही वजह से उनकी सेल्स 200% 300% बढ़ने लगी। सबको याद रहेगा। हाँ, लोगों को मस्ती अच्छी लगती है बिजनेस में। करेक्ट। और इस मस्ती को हम कहते हैं गुड कंज्यूमर एक्सपीरियंस। कंज्यूमर मतलब कस्टमर, जो आपसे कोई चीज़ खरीदेगा। आप कोई सर्विस दे रहे हो, आप मान लो बेसिकली एक एजेंसी हो जैसे मंकी है, अगर आपने एक अच्छी सर्विसिंग दे दी तो लोग याद रखते हैं। करेक्ट। तो एक और किस्सा कहना चाहूँगा, ये जापान का एक केस स्टडी है। तो बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उन पर वो 2 एटम बॉम्ब्स फेंके गए थे, और उनसे ये भी कहा गया था कि अभी आपकी आर्मी आप नहीं खड़ी कर पाओगे, और उनकी इकोनॉमी, उन पूरे देश का पैसा बहुत कम हो गया था। पर आज अगर देखा जाए तो आई थिंक जापान 2nd या 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की, 3rd लार्जेस्ट। करेक्ट। मतलब इतने सारे कंट्रीज में से जापान 3rd लार्जेस्ट। करेक्ट। और ये 1945 की बात है, इंडिया को भी इंडिपेंडेंस 1947 में मिला। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट सेम ही था, पर ऐसे क्यों हुआ है कि जापान इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया। और सिर्फ इंडिया नहीं, बहुत सारे बाकी के जो अफ्रीकन कंट्रीज थी, उन्हें भी इंडिपेंडेंस तभी मिला था, पाकिस्तान को भी इंडिपेंडेंस तभी मिला था। तो जापान में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से वो दुनिया का इतना अमीर देश बन गया। जापानीज लोग 2 चीज़ों पर काम करते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे मान लो आप इंडियंस के बारे में बात करेंगे तो हमारे कल्चर में 2 चीज़ है, स्पिरिचुअलिटी और जुगाड़। इन 2 चीज़ और ब्रेन्स, दिमाग, इन 3 चीज़ों के बारे में हम दुनिया भर जाने जाते हैं। उसी तरह जापानीज लोग भी 2 चीज़ों की वजह से जाने जाते हैं। पहली चीज़ है मॉरल कोड, एथिक्स, रिस्पेक्ट। उन्हें जूनियर KG में ही उनका पहला चैप्टर है कि आपको हर किसी इंसान को रिस्पेक्ट देना चाहिए।
मान लो आपके वो एनिमी भी हो, शत्रु भी हो, आपको उन्हें भी रिस्पेक्ट देना चाहिए। और ये हमारे कल्चर का एक बेस रिक्वायरमेंट है। बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, वो बहुत बड़ी बात है। और वो ये कहते हैं कि हमेशा कोई भी, मतलब जैसे हमारे देश में अतिथि देवो भव कॉन्सेप्ट हाँ। होता है कि अगर कोई आपके घर आ जाएगा तो आपको उन्हें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। वो जापान में कहते हैं कि अगर कोई टूरिस्ट आ गया तो उन्हें अतिथि देवो भव जैसा कॉन्सेप्ट देना चाहिए। और मान लो कोई आपके दुकान में भी आ गया तो भी उन्हें अतिथि देवो भव, उन्हें ये आपको ये मानना चाहिए कि ये कस्टमर या ये मैं ये एक्सपीरियंस किया हूँ पर्सनली। हाँ वो अगर आप जापान जाओगे आपकी हाँ। आंखें खुल जाएगी। लोग हाँ। ऐसे भी सोचते हैं दुनिया में। एक अगेन जब मैं जापान में ट्रैवल कर रहा था तो मैं बेसिकली रात को कहीं घूम गया था, मुझे अपना होटल नहीं मिल रहा था। और मैं और रजस हमारे जो वीडियोग्राफर, हम थोड़े ऐसे लॉस थे वहाँ। तो हमने एक जापानीज आदमी से पूछा कि आपको ये पता है कहाँ है। और जापान में लोगों को इंग्लिश नहीं आती। खुद आपके साथ आया? मैं उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी और उन्होंने ये कहा कि सॉरी मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो। तो उन्होंने फिर गूगल ट्रांसलेट निकाला और हमें गूगल ट्रांसलेट दिया और बोला कि इसमें कहो। फिर हमने इंग्लिश में बात किया, उन्होंने जापानीज़ में पढ़ा, फिर उन्होंने जापानीज़ में बात किया और हमें इंग्लिश ट्रांसलेट दिखा कि वहाँ है। तो हमने बोला ठीक है थैंक यू। फिर हम थोड़ी देर चले गए, 10 सेकंड आगे चले और फिर वो हमारे साथ आ गए कि नहीं नहीं आप हमारे मेहमान हो। और हमारे साथ 2-3 किलोमीटर उन्होंने, मुझे सेम एक्सपीरियंस हुआ। खुद आके मुझे छोड़ा। हाँ वो क्योंकि अतिथि देवो भव हाँ। का उनके कल्चर में इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होता है। और आप ये सोचोगे कि हाँ अमीर देश है, अमीर लोग हैं इसलिए उन्हें टाइम मिलता है। नहीं यार, ये आदमी अमीर नहीं था, बहुत आम इंसान था। कुछ ऐसा उनके बारे में खास नहीं था। और मान लो आप एक वहाँ खाने जाओगे कोई भी होटल में, रेस्टोरेंट में, या आप खाने जाते हो, अगर खाना अच्छा भी है या बुरा भी है ठीक है, आप अपना बिल दे के चले जाते हो होटल से। वहाँ हर मील के बाद वेटर आपसे पूछता है कि मज़ा आया, अच्छा था, अगर नहीं आया तो हम क्या बदल सकते हैं। आम रेस्टोरेंट में, करेक्ट। आम होटल में वो होता है उनका 5 स्टार में नहीं। हाँ। और तो बेसिकली ये जापानीज मॉरल हर चीज़ में डालते हैं। कोई कोई जापानीज कंपनीज है, आप बोल दो कौन सी जो फेमस जापानीज कंपनी जो दुनिया भर जानी जाती है। निप्पॉन, कैनन। हाँ, और कैनन। फिर ग्रूमिंग में बहुत सारी कंपनीज है, गैट्सबी। फिर जो टोयोटा भी जापानीज कंपनी है। टोयोटा, हाँ टोयोटा जापानीज कंपनी है। इन सारी कंपनीज को अगर आप अच्छे से झांक के देखें ना, ये कंपनीज बहुत ज़्यादा केयर करती है आपके एक्सपीरियंस के बारे में कि जब आप हमारा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो आपको क्या अनुभव हो रहा है। करेक्ट। और ये ऑब्सेस्ड रहते हैं उस चीज़ के साथ कि आपका अनुभव क्या है। परफेक्शन। हाँ। और जापान दुनिया की सिर्फ एक वो कंट्री है जहाँ आई थिंक कुछ 2000 ईयर ओल्ड या 3000 ईयर ओल्ड बिजनेसेस आज भी खड़े हैं। करेक्ट। इसी कंज्यूमर एक्सपीरियंस की वजह से कि 2000-3000 साल से एक बिजनेस क्यों खड़ा है, किसी की दुकान क्यों खड़ी है, क्योंकि वो कंज्यूमर एक्सपीरियंस को लेकर एकदम ऑब्सेस्ड रहते हैं। और ये इंडिया वहाँ से सीख सकती है। ये मैंने सीखा है खुद की लाइफ के लिए। तो मान लो हमारा कंज्यूमर एक्सपीरियंस क्या है सर, मंकी में लोगों की सर्विसिंग, बियर बाइसेप्स में हमारी वीडियोस की फिनेस। अगर हमारे वीडियोस में एक भी थोड़ी सी गलती होती है मैं पूरी टीम को फिर से एडिट करवाता हूँ, क्योंकि मेरा कंज्यूमर एक्सपीरियंस है लोग जब हमारे वीडियोस देख रहे हैं उन्हें मज़ा आना चाहिए। करेक्ट। और इसे बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है, पर जो आपको एंड प्रोडक्ट मिलेगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को रिस्पेक्ट दे रहे हो, अपनी ऑडियंस को रिस्पेक्ट दे रहे हो, अपने कस्टमर को रिस्पेक्ट दे रहे हो, और उस रिस्पेक्ट की वजह से लोग भी आपको रिस्पेक्ट दे रहे हो, लोग आपका सम्मान कर रहे आप ये कॉन्सेप्ट अपने ऊपर लेके आओ, हो। वो हो जाएगा ब्रांडिंग। कि मेरा जो एक्सपीरियंस होगा, सॉरी दूसरों का एक्सपीरियंस मेरे साथ कैसा होगा, अगर वो अच्छा है तो आपका नेटवर्क सब कुछ बढ़ेगा। और लोगों को ये लगता है कि पैसा बनाना मुश्किल होता है इस दुनिया में, पर अगर आपने सिर्फ ये 2 चीजें करी, कम्युनिकेट, लोगों से बातचीत करी और कम्युनिकेशन स्किल्स और ये थोड़ा एक्स फैक्टर लाया, 3 चीजें। करेक्ट। इन 3 चीज़ों की वजह से आपका करियर कहीं भी जा सकता है। अगर आपको कल बिल गेट्स भी बनना है, मुकेश अंबानी भी बनना है, आप बन सकते हो। पर ये चाहिए। हाँ, पर इट्स सिंपल द कॉन्सेप्ट, पर थोड़ा मुश्किल होता है ये सब करना। बट ठीक है, चलो अभी मेरे को जब भी मैं आपसे मिलता हूँ मैं हमेशा कोई ना कोई चीज़ सीखता हूँ आपके ट्रैवल एक्सपीरियंसेस की वजह से। कि आप ऑस्ट्रेलिया में भी रहे हो, आपने उन लोगों से भी बात करी, आप मलेशिया में भी रहे हो, बहुत अलग अलग कल्चर्स के एक्सपीरियंस आपने सीखे हैं। तो सर लोगों को आपकी करियर की स्टोरी पता है हमारे इंग्लिश पॉडकास्ट की वजह से, पर अभी मैं ये कंट्रीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ। जैसे हमने जापान की बात करी, तो आप ऑस्ट्रेलिया से क्या सीखे हो, मलेशिया से क्या सीखे हो, और इन चीज़ों को भी आप हाईलाइट अगर कर सकते हो कि आपको उन लोगों से क्या नहीं सीखना चाहिए, उनकी बुरे फैक्टर्स, वो भी हाईलाइट कर दो। तो ऑस्ट्रेलिया में हमें अभी भी मुझे हमेशा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया मेरा
अडॉप्टेड कंट्री है, क्योंकि यहाँ से मैं गया एक बॉय जैसा, अब 22 साल के थे। हाँ मतलब 20 ईयर्स, बट मतलब मेंटली मैं बोल रहा हूँ कि मैं गया एक बॉय जैसा पर वापस आया एक मैन जैसा। तो आपकी ग्रोथ वहाँ हुई थी। हाँ, आप मर्द बन के वापस आए। करेक्ट, मैं मर्द बन के वापस आया वहाँ पे, क्योंकि वहाँ के गलियों गलियों में मेरा एक स्टोरी है। आपने वहाँ बहुत मतलब स्टेडियम वेडियम में आपने बॉटल्स उठाई हैं। करेक्ट, बहुत सारा ऐसे ही काम कर रहा था पहले 2 साल रेस्टोरेंट में, या वहाँ आपने वेटर का काम भी किया। वेटरिंग किया, बहुत सारे वेटरिंग किया, और वो बियर बॉटल पिकअप करना, तो कार वॉश करना, कॉल सेंटर में काम करना, वो सब कर रहा था। पर वो तो बहुत लोग करते हैं वहाँ पे, नॉर्मल लाइफ है। तो मैं वो जॉब करने से मैंने ये सीखा, मेरे एक एक्सपीरियंस याद आ रहा है अभी। मैं रोज़ ट्रेन में जाता था ऑफिस के लिए, मतलब वो जो भी काम कर रहा था उसके लिए। तो मेरे साथ हमेशा एक लड़की ट्रैवल कर रही थी, और एकदम कम कपड़े पहन के। तो वो हमेशा मुझे देख के स्माइल करती थी, मुझसे बात करने के लिए आती थी, बट मुझे बहुत कुछ अलग सा लगा, तो मैंने बात नहीं किया। 1 महीना 2 महीना ऐसा गया, फिर एक दिन ऐसे बात हुआ, फिर मैं उसके बारे में जानना शुरू किया, और उसने बोला कि वो एक एस्कॉट है, प्रोस्टिट्यूट है वो, और उसके बारे में उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब उसको एक नॉर्मल जॉब था। और उसने बहुत सारी चीज़ें बताई उसके बारे में, वो काम कैसे होता है, क्या प्रिकॉशंस लेते हैं, कैसे टेस्टिंग करते हैं। तो मुझे लगा कि ये बहुत सही बात है कि ये भी एक जॉब लेके लोग करते हैं और सब उसको रेस्पेक्ट करते हैं। तो मैंने पहला चीज़ जो सीखा ऑस्ट्रेलिया से कि लोग का रेस्पेक्ट करना, जो भी काम करते हैं वो लोग, कोई भी जाति का है। और अभी भी याद है, पहले बार मैं ऑस्ट्रेलिया से अब हॉलीडेज़ के लिए घर आया छुट्टियों पे, तो मैंने मेरे घर पे हेल्पर है, हम उसको सर्वेंट बुलाते थे। मुझे अभी भी बहुत गुस्सा होता है कोई सर्वेंट बोला तो, क्योंकि सर्वेंट का मतलब है कि आपसे नीचे है। तो मैं तब से वो बंद कर दिया ऐसे बुलाना, मेड, हेल्पर ऐसे बुलाना है। इंग्लिश में बोल रहा हूँ, हिंदी में तो भाई बोलते हैं, या नाम से, या बहन जैसे बुलाते हैं। और दूसरा, और मेरा प्लेट में हमेशा वॉशिंग में डालता था, खुद का प्लेट, खुद की प्लेट्स धोते थे। तो मैं तब से चेंज कर दिया कि मैं खुद का प्लेट मैं खुद वॉश करूंगा। और ड्राइवर भी मेरा डोर खोलता था, वो दरवाज़ा जो कार का दरवाज़ा, तो मैं वो भी बंद कर दिया। मैंने बोला कि आपका काम है ड्राइव करना, मुझे खुद खोल के बाहर आने का मालूम है कैसा करना है। ये होती है वेल्थ ड्रिवन सोसाइटी की पहचान। मतलब ये नहीं सोचना कि कोई आपसे ऊपर है या नीचे है, सब एक समान है। करेक्ट। और मैं वो सीखा कि कैसे सबको रेस्पेक्ट करना है, नंबर 1। क्या नहीं सीखना चाहिए, उनका जो बैड हैबिट्स है, जो ड्रग्स, अल्कोहल, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। पार्टिंग, हाँ, पार्टिंग। फ्राइडे से हर फ्राइडे जब मैं स्कूल स्टूडेंट, अब कॉलेज स्टूडेंट था, तो मैं काम कर रहा था रात को 12-1 बजे तक। तो मैं 12 बजे वापस घर जा रहा हूँ, तो सब लोग पार्टी कर रहे हैं। तो मुझे लगता था कि मेरा भी कभी लाइफ ऐसा होगा क्या, कि हमेशा मैं ऐसे ही होऊंगा। तो मैं टुन पूरा, हाँ, करेक्ट। पर वो हमको बहुत जल्दी पता चलता कि ये बहुत बकवास है, खराब है, इसमें कुछ मजा नहीं है। आपकी ग्रोथ कम हो जाती है उस चीज से। हाँ, अगर आप उस चीज में घुस गए तो। करेक्ट। तो वहां पे वो प्रॉब्लम है कि लोग गलत रास्ते में जा सकते हैं। आपने मुझसे एक बार ये भी चीज़ कही थी कि आप वहाँ देखते थे कि जो ऑस्ट्रेलियंस होते थे, सब नहीं, आप जनरलाइज नहीं कर सकते, पर कोई कोई ऐसे ऑस्ट्रेलियंस होते थे जिनको सैलरी 1 नवंबर को मिलती थी, और 15 नवंबर तक पूरी सैलरी खत्म हो जाती थी दारू और ड्रग्स पर खर्चा करके। करेक्ट। अरे मुझे सच में लगा कि सभी लोग ऐसे ही है, जब क्योंकि मैं कॉलेज स्टूडेंट में था ना, तो पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। सब लोग हमसे पैसे मांगते थे हर थर्सडे। उनको फ्राइडे सैलरी मिलता है, वेडनेसडे आके $20 मुझसे लेती थी एक लेडी थी, और उसको $10 का वाइन बॉटल और एक सिगरेट पैकेट। $20 बस। मतलब उनके लिए इतना जरूरी है वो हाँ, दारू और नशा, कि वो किसी से कर्जा भी। करेक्ट। और उनको मालूम है कि इंडियंस के पास पैसा होता है, क्योंकि हम खर्च नहीं करते ना, हम सब सेव करके रखते हैं। तो ये मैंने सीखा कि क्या नहीं करना चाहिए। और फिर वहाँ से गया वियतनाम। मेरा पर्सनली मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस था। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग इतने प्यारे हैं। आप जापान जैसे आपने बोला ना, वैसे ही है उनका भी, बहुत ही प्यारे हैं। उनका मानना है कि आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। उनको भी भाषा का बहुत प्रॉब्लम है, उनको इंग्लिश नहीं आता, बहुत ही मुश्किल है। तो इतने आपको प्यार करते हैं। मेरा अभी इनफैक्ट जब मैं वियतनाम छोड़ के मलेशिया गया,
तो मुझे सेंड ऑफ करने के लिए लगभग 200 लोग आए थे एयरपोर्ट। हाँ 200 आउट ऑफ माई 400 एम्प्लॉइज। आधा लोग आ गए, जो भी होची मिन सिटी में थे सब लोग आ गए मुझे सेंड ऑफ करने के लिए। और मेरा एक फेवरेट पॉप स्टार है वहाँ पे, जो उसका गाना मैं हमेशा हम करते रहता था। तो मेरे फेयरवेल में सरप्राइज उनको लेके आया। मुझे मालूम ही नहीं था, खुद के पैसे डाल के, कंपनी के पैसे से नहीं। तो वहाँ पे मैंने ये सीखा कि लोग से प्यार करो, और हेल्दी खाना वहाँ से सीखा मैंने, क्योंकि वियतनामीज बहुत हेल्दी खाते हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स खाते हैं, ग्रीन्स खाते हैं। तो हेल्दी उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे दिखते हैं उनको। तो वो एकदम इम्पॉर्टेंट था कि कैसे खाना है, एक्सरसाइज करना, खुद को क्लीन रखना, वो मैंने सीखा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैंने क्या सीखा वहाँ पे, 2 बजे लड़की इतनी छोटी सी कपड़े पहन के जाती है, कोई देखता भी नहीं उसको। वो रिस्पेक्ट करते हैं दूसरे लोगों को, बहुत, कि आपकी प्राइवेसी, आप खुद की दुनिया। हाँ। और मैंने ये भी देखा ऑस्ट्रेलिया में, जो इंडियन कॉलेज स्टूडेंट्स हैं ऐसे सिचुएशन में सिर्फ घूर घूर के देखते हैं। एक लड़की ऐसी गई तो ट्रेन में, और उनको बहुत गलत लगता है ऑस्ट्रेलियंस को। सर ऑस्ट्रेलिया को लेकर एक और बात कहनी है मुझे, कि अक्सर ना, मतलब मिड 2000s में, 2005-6 में बहुत रेसिज्म के रिपोर्ट्स आए थे, बहुत ये, और अभी भी लोग कहते हैं, मतलब किसी ने भी ऑस्ट्रेलिया का नाम ले लिया तो आगे से रिस्पॉन्स है कि नहीं नहीं वो तो रेसिस्ट कंट्री है। आपको लगता है कि मैथ्यू हेडन, एडम गिलक्रिस्ट वो रेसिस्ट लोग हैं? तो ये बहुत एक नैरो माइंडेड अप्रोच है लेकर। और मैं युवाल नोआ हरारी की बुक पढ़ रहा हूँ, उसमें पूरा रेसिज्म को लेकर चैप्टर है। और कहते हैं कि जैसे आपने कहा कि वहाँ अक्सर इंडियंस जो पाकिस्तानी रहते हैं, हमारा कल्चर अलग रहता है। अगर यहाँ किसी ने छोटे कपड़े पहन लिया तो यहाँ किसी को घूर कर देखना एक्सेप्टेड होता है। करेक्ट। पर अगर आप फॉरेन कंट्री में जाओगे तो वहाँ अगर आपने किसी को भी घूर के देखा, चाहे वो छोटे कपड़े पहन रहे हो या लंबे कपड़े, कुछ भी नहीं पहन रहा आप हो, घूर के नहीं देख सकते, और वो उनका कल्चर है। करेक्ट, उनकी संस्कृति है वो। करेक्ट। तो अगर आपने उनकी संस्कृति के अगेंस्ट आप गए तो ऑब्वियसली वो लोग आपसे नफरत करेंगे। करेक्ट। और कोई लोग जो वहाँ रहते हैं उनके अंदर बहुत गुस्सा रहता है। करेक्ट। और वो गुस्सा नफरत की तरह निकल कर आता है, और फिर वो अगर इंडियंस को अटैक करेंगे, इंडियन मीडिया आपसे ये कहेगी कि नहीं ये रेसिज्म हो गया। करेक्ट। पर वो आप वहाँ जाकर आप उनकी संस्कृति तोड़ रहे हो। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा। मान लो कि वो जो ऑस्ट्रेलियन प्रोस्टिट्यूट के बारे में आपने काम किया, जो छोटे कपड़े पहन रही थी, कल अगर वो यहाँ आ गई, वो दिल्ली चली गई या कलकत्ता चली गई, तो वो यहाँ आकर हमारी संस्कृति तोड़ रही है। ऑब्वियसली यहाँ भी ऐसे बहुत ज्यादा थोड़े बूढ़े लोग रहेंगे जिनको बुरा लगेगा, उनको गुस्सा आएगा, क्योंकि वो हमारी संस्कृति तोड़ रहे हैं, हम वहाँ जाकर उनकी संस्कृति तोड़ रहे हैं। और ये चीज़ को मिसअंडरस्टैंड करके लोग इसे रेसिज्म बुला देते हैं। तो आपका भी एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही रहा? बहुत मेरा एक्सपीरियंस हुआ है एक्चुअली, रेसिज्म का भी एक्सपीरियंस हुआ। पर मेरा मानना ये है कि ये एक एग्जांपल आपने जो बोला वो सही है। उसके अलावा द अदर बिग रीज़न फॉर रेसिज्म ये है कि लोग का नॉलेज, उनको मालूम नहीं है, पढ़ाई नहीं है, तो उनका सोच ऐसा छोटा सा सोच है। आप ऑस्ट्रेलियंस की बात कर रहे हो? ऑस्ट्रेलिया में, ये दुनिया भर का बात कर रहा हूँ मैं बाय द वे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, 4 कंट्री में काम किया अभी तक, सब जगह पे रेसिज्म है। इनफैक्ट इंडिया में तो कास्टिज्म भी है ना, खुद के लोगों के ऊपर हम ये करते हैं। नहीं, इंडिया में भी रेसिज्म है। वहाँ पे तो एटलीस्ट बाहर के लोगों को से करते हैं, यहाँ पे ऐसे नहीं है। यहाँ पे आपस में ही रेसिज्म है, और हम उसके बारे में बात नहीं करते कभी। तो नॉलेज का प्रॉब्लम है। तो मेरा हुआ, एक बार पिज्ज़ा खरीदने गया मैं, और वो जो लेडी थी वहाँ पे काउंटर में, उसको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं हिंदी में बात कर रहा था मेरे फ्रेंड के साथ, क्या ऑर्डर करना है। वो बोला कि 3 ऑर्डर करो, मशरूम के ऑर्डर करो। तो मैं बात कर रहा था, उसको गुस्सा हो गया, तो उसने पैसे मेरे मुंह पे फेंका, बोला कि यू इंडियन गाय, ब्लडी गेट आउट, इंग्लिश में बोले मुझे। तो मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत छोटा लगा। तभी मैं ये भी महसूस किया कि हम ऐसे इंडिया में बर्ताव दूसरे कम्युनिटी के साथ करते हैं तो उनको कैसा लगता है कि आप मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो या सिख हो, इसके वजह से आपको कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, तो आपको कैसा लगेगा। ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है कि मैं एक हिंदू घर में पैदा हुआ, हो गया अभी, बिकॉज ऑफ दैट मेरा अगर अटैक हो गया और मेरे ऊपर आप मेरा कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे हो। ये कंपनीज में बहुत होता है इंडिया में, प्रमोशन नहीं होगा, सैलरी इंक्रीज नहीं हो, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर जाति से हो या पर्टिकुलर कम्युनिटी से हो। तो ये होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी मेरा हुआ। आपको लगता है ये चीज़ बदलेगी इंडिया में आगे जाकर? बदल रहा है, बहुत बदल रहा है। ऑफ कोर्स रूरल में बहुत कम बदल रहा है, अर्बन में बहुत ज़्यादा बदल रहा है। जो बड़े शहर हैं वहाँ बदल। करेक्ट। अभी भी जो यूपी का रेप इंसिडेंट हुआ था, वहाँ पे मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि
जो ऊंच जाति के लोग, उन्होंने एक मीटिंग किया और बोला कि ये रेप नहीं ऐसा करना है न्यूज़ में, क्योंकि नहीं तो हमारा जो उनके ऊपर जो कंट्रोल है वो जाएगा। तो अभी भी वो थिंकिंग है, लोगों के ऊपर थिंकिंग है, पर ये बदलते जा रहा है। और मेरा बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है सभी व्यूअर्स से, प्लीज़ आप ऐसे मत सोचो। ऐसा घर पे भी सोच हो सकता है। मेरे मम्मी भी बोल रही थी कि उसकी मतलब मेरा परदादा वो हमेशा नीच जात के लोग से पानी या कुछ भी नहीं लेते थे, पर जब वो मर गए, उनका वो लास्ट गंगा का जल खुद का वो हरिजन जो उनका मेड था, घर पे हेल्पर था, उसने दिया और उनका दम फूटा। तो भगवान ने उनको ऐसा एक शिक्षा पढ़ाया कि ऐसा होगा तो क्या होगा लाइफ में। वही आई होप कि जो युवा पीढ़ी है जो इस पॉडकास्ट जैसी चीजों Correct. को सुन रहे हैं, Correct. वो ये सोच बदल दे कि Correct. अगर किसी का रिलीजन अलग है, अगर किसी का Correct. कास्ट अलग है, उन्हें अलग ट्रीट नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही बुरी चीज़ है। Correct. और पूरी दुनिया इंडिया को देखकर ये कह रही है कि ये इंडिया की बुरी चीज़ है। Correct. और लोग यहाँ रहकर कह रहे हैं कि नहीं, ये हमारी संस्कृति है। Correct. कि हम दूसरे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते। करेक्ट। और आई बात ये सब पॉलिटिक्स की भी, पॉलिटिक्स की वजह से लोगों के बीच बहुत ज़्यादा झगड़े हो जाते हैं, फाइट्स हो जाते हैं। ये हमें छोड़ना चाहिए, सोच विचार हमें छोड़ने चाहिए और अकॉर्डिंग टू मी कोलैबोरेशन करके देश को आगे बढ़ाना चाहिए। करेक्ट। बहुत सारे, अगर आप अमेरिका को देखोगे या, और मैं अमेरिका की हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ और ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री के बारे में भी बात कर रहा हूँ, अलग अलग जाति के लोग ने साथ में मिलकर काम करके देश को आगे बढ़ाया। करेक्ट। ये हमें दूसरे ये देशों एक्चुअली से इंडिया में भी हो रहा है, हुआ पहले भी और होगा, क्योंकि ऑटो पायलट में हो रहा है। जो भी पॉलिटिशियंस कर रहे हैं ना, उसके ऊपर प्राइवेट लोगों आके, जैसे मुंबई का एग्जांपल देखो आप, जो भी यहाँ पे आए थे, नॉर्थ से आए थे, गुजरात से आए थे, बिहारीज आए थे, राजस्थानीज आए थे, महाराष्ट्रियंस के साथ मिल के उन्होंने मुंबई का तरक्की किया। ये मुंबई की एक अच्छी बात है। मुंबई में ना ये सब चीज़ें थोड़ी कम होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होती है, पर थोड़ी कम होती है। करेक्ट। यहाँ मतलब मेरे आसपास भी सभी रिलीजन्स के लोग रहते हैं। मुस्लिम्स रहते हैं, क्रिश्चियंस रहते हैं। मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हूँ। मैं पारसीज के साथ मतलब मेरे बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त हैं पारसी लोग, और सब साथ में मिलकर अपने कल्चर के लर्निंग्स लाते हैं और साथ में ग्रोथ को हासिल करते हैं। करेक्ट। और अकॉर्डिंग में, मैं इंडिया में मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया, साउथ इंडिया में ट्रैवल किया, नॉर्थ इंडिया में ट्रैवल किया, नॉर्थ ईस्ट में भी ट्रैवल किया, पर मुंबई की ये बात अलग है कि यहाँ एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा है। हाँ, कभी कभी ऐसे फेजेस होते हैं। जैसे यहाँ भी एक फेज था 2005 में, जहाँ कहा गया था कि जो लोग नॉर्थ इंडिया से यहाँ से निकल के चले जाओ। उसके पहले मैंने सुना कि तमिल का हुआ, हाँ, 90s में, 80s 90s और वहाँ पे ऑपोजिट हुआ, एंटी हिंदी एजिटेशन। हाँ, तमिलनाडु में, मतलब नॉर्थ इंडियंस को कहा गया कि नहीं, हिंदी इम्पोज नहीं करना है, हम हिंदी में नहीं बात करेंगे, तमिल हिंदी से बड़ा लैंग्वेज है। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हुआ है। तो कि पर जैसे आपने बोला, जो ये सुन रहे हैं उनको सोच बदलना चाहिए कि मुझे वो माय नेम इज़ खान का डायलॉग बहुत पसंद है। वो बहुत ही सही डायलॉग है कि लोग में दो टाइप के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे। बस सभी कंट्रीज में, सभी जगह पे वही डिफरेंस है। अच्छे लोग हैं हिंदू में, क्रिश्चियन में, मुस्लिम में, बुरे लोग हैं हिंदू में, क्रिश्चियन में, मुस्लिम में, सब। सर मतलब मैं एक चीज़ कहता हूँ कि यूट्यूब की वजह से हमें एक मैक्रो पर्सपेक्टिव मिल जाता है यूट्यूबर बनने के बाद। मतलब आपको ये देखने को मिलता है कि लोग कैसे सोच रहे हैं, लोगों को किस तरह का कंटेंट अच्छा लग रहा है। हमें ये पता चलता है कि युवा पीढ़ी क्या सोच रही है। अभी युवा पीढ़ी 1 साल के अंदर क्या सोचेगी, कमेंट सेक्शन की वजह से पता चलता है ये वो। तो उसी तरह जब आप एक नेशनल बिजनेस के हेड हो, मतलब शिंडलर इंडिया के हेड हो, आपको ये भी दिखता है कि नॉर्थ इंडिया में लोग कैसे सोच रहे हैं, साउथ इंडिया में लोग कैसे सोच रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में लोग कैसे सोच रहे हैं, मुंबई, दिल्ली, जो भी। तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपको कि CEO बनने के बाद आपका इतना हाई मुकाम है, टेक दैट अगेन, आपका इतना ऊंचा मुकाम है, तो इस मुकाम तक पहुंचने के बाद आपने इंडिया के बारे में और इंडिया के लोगों के बारे में क्या क्या सीखा है कि अलग अलग हिस्सों से लोग कैसे सोचते हैं? ओके, तो मैं एक बात फंडामेंटली जो है वो मैं बोलना चाहता हूँ कि सभी लोगों का लाइफ अपने पैदाइश एनवायरनमेंट के ऊपर से ही होता है। तो ऐसा मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि अगर आप रणवीर अलाहाबादिया के घर पे रणवीर के बदले मैंने अगर गिरीश को डाला, तो शायद वो आपसे भी ऊंचा बन सकता था। क्योंकि जो एक्सपीरियंसेस आपको मिला वो अगर कोई और को मिला होता तो ये एक्चुअली प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। एक केस हुआ था, पता नहीं आपको याद है नहीं, कि न्यूज़ में आया था कि मुंबई का एक स्लम का एक बंदा, छोटा सा बच्चा गुम गया, ट्रेन में बैठ के वो खेल रहा था हाइड एंड सीक,
और कोई ऑर्फनेज में कोलकाता में पहुंचा, वहां से ऑस्ट्रेलिया के कपल उसको अडॉप्ट किया। लायन मूवी उसके ऊपर बना था। और फिर उसने गूगल यूज करके ट्राई करके वो ही फाउंड आउट हिज पेरेंट्स इन मुंबई। वो था मेरे ख्याल से यूपी का था वो, मुंबई का, अच्छा जो मैंने तो पता नहीं, शायद यूपी का भी हो सकता है, पर ये एक सही बात है। तो फंडामेंटली जो लोग हैं उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो बिहेव करते हैं। तो अभी तक मैं जो देखा हूँ इंडिया में, मैं ये देखा हूँ कि नॉर्थ के लोग बहुत ही अग्रेसिव होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों में। अग्रेशन अच्छी भी होती है, मतलब पैशन होती है, करेक्ट, पर वो नेगेटिव भी बन सकता है। तो इसका रीजन क्या, मैंने बहुत रिसर्च किया, तो उनका हिस्ट्री आप देखोगे ना, मैक्सिमम इम्पैक्ट दुनिया में, इंडिया में ब्रिटिशर्स का, इंडिपेंडेंस का सभी नॉर्थ में ही हुआ है। इन्वेजन्स, मुगल इन्वेजन था, उसके बाद मुगलों के पहले भी बहुत ज्यादा इन्वेजन हुए थे, सभी नॉर्थ में ही मेनली हुआ था। इनफैक्ट आप देखोगे साउथ का टच भी नहीं हुआ एक्चुअली, ज्यादा नहीं हुआ, बस सिर्फ मद्रास प्रेसिडेंसी था, पर वहां पे भी कुछ स्लेवरी नहीं था, वो सब नहीं था। तो यहाँ के लोगों, नॉर्थ के लोगों को अग्रेसिव बनना पड़ा तो सक्सीड, जीतने के लिए उनको करना ही पड़ा, क्योंकि खतरा रहता था हमेशा कि कोई आ जाएगा। करेक्ट, हमेशा खतरा रहता ये आप इतिहास की बात कर रहे हो, हिस्ट्री की बात कर रहे हो। इतिहास से आप ये सीख सकते हो कि नॉर्थ इतना अग्रेसिव क्यों बना, इतना फोर्सफुल क्यों बना। और ये असली बात है। काफी सारे देखो, नॉर्थ इंडियंस बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं। मैं भी पंजाबी हूँ, तो हमारी फैमिली में बहुत प्यार ज्यादा है, पर पैशन ज्यादा और गुस्सा भी ज्यादा। करेक्ट, ये कल्चरल ट्रेट्स होते हैं, और ये कोई बुरी बात नहीं है, कल्चरल ट्रेट्स है। तो मैं हमेशा देखता हूँ कि हमारे इंडस्ट्री में भी जुगाड़ मैक्सिमम नॉर्थ में होता है, और रिजल्ट्स भी बहुत सही नॉर्थ से ही आता है। तो अगर आप अपने स्टाइल अच्छे तरह से ट्रेन कर सकते हो, तो उसको पॉजिटिव साइड में लेके जा सकते हो। तो अगर कोई नॉर्थ का बंदा या बंदी सुन रहा है हमारा पॉडकास्ट, तो उनको वो सही डायरेक्शन में लेके जाना है, ताकि उससे फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि लोगों को लगेगा नॉर्थ मतलब हम यूपी की बात कर रहे हैं, पंजाब की बात कर रहे हैं। ये मैंने दिल्ली के साथ भी देखा है। दिल्ली के लोग भी, उनमें टैलेंट बहुत ज़्यादा रहता है। हमारी क्रिकेट टीम ही देख लो, विराट कोहली बहुत अच्छे एग्जाम्पल है नॉर्थ के। अग्रेशन है, पर उन्होंने चैनलाइज करके अग्रेशन का फायदा उठाया। इंग्लिश में एक कहावत है, यू हैव टू द कार्ड्स यू आर डेल्ट इन लाइफ। What's the phrase? I don't know. Like, अच्छा, I'll take that. अंग्रेजी में एक कहावत है, प्ले अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स यू आर डेल्ट। मतलब जब आप ताश खेल रहे हो, तो जो कार्ड्स आपको दिए गए हैं, आपको उनके साथ ही खेलना है। करेक्ट, अभी उनका फायदा भी आप उठा सकते हो और उनके साथ खुद का नुकसान भी कर सकते हो। तो क्रिकेट टीम का ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे विराट कोहली, उनकी वो नॉर्दर्न ट्रेड्स हैं कि अग्रेसिव है, पर पैशनेट है। अगर वो उनकी विकेट चली जाते तो वो एकदम गुस्से के साथ खड़े हो जाते हैं। उसी तरह अगर आप साउथ को स्कैन करें, तो साउथ के अकॉर्डिंग टू मी ऑल टाइम सुपरस्टार्स दो है, अनिल कुंबले और राहुल द्रविड़। और कोई आप हाईलाइट करना चाहोगे? श्रीकांत, हाँ। और इन तीनों में कोई ट्रेट्स है, वो आप ही बोल दो उनके। सिंसियर, हार्ड वर्किंग, रेस्पेक्टफुल, कोई शोर मचा नहीं, कोई ड्रामाबाजी नहीं, प्रोफेशनल। मैं आ रहा हूँ, काम करता हूँ, जाता हूँ, वो मैं देखा हूँ सब जगह पे। उनको बहुत सब, अभी भी आप देख चेन्नई जाओगे काम तो माइंडेड, बहुत कल्चरल है, बहुत ही उतना मॉडर्न नहीं है एक्चुअली, एकदम ट्रेडिशनल है, बहुत ही ट्रेडिशनल है साउथ के लोग। और उनका वो रीजन है कि अगेन हिस्ट्री, उनका वैसे ही हुआ लाइफ में। तो जो 1000 साल पहले हो रहा था, वो आज भी वो कल्चरल ट्रेट्स आप ढूंढ सकते हैं साउथ। करेक्ट। तो मैं एक्चुअली सबको बोलता हूँ कि सब जगह से आपको फ्रेंड्स होने चाहिए, तो आप सबसे वो सीख सकते हो। नॉर्थ का अग्रेशन, साउथ का वो प्रोफेशनलिज्म, और वेस्ट का वो हंगर टू सक्सीड एंड विन। वो पता है सर, क्योंकि मतलब वेस्ट में कौन से 2 स्टेट्स है, महाराष्ट्र, गुजरात मेनली, और राजस्थान। और तीनों स्टेट्स में पहले से इतिहास की को भी देखा जाए तो वहाँ बहुत ट्रेडिंग होती थी। मतलब मिडिल ईस्ट से ट्रेडिंग होती थी, यूरोप से ट्रेडिंग होती थी। बॉम्बे बनाया गया क्योंकि एक पोर्ट चाहिए था यूरोपियंस के लिए, कि एक जगह चाहिए जहाँ सब लोग आए और अपना सामान बेचे या सामान खरीदे। और उसी वजह से अगर आप बॉम्बे में किसी से भी बात करोगे ना, वो बस कंडक्टर भी हो सकता है, वो सीईओ भी हो सकता है, वो एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है, सभी लोग अपने लाइफ के नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोच रहे हैं, अगला मुझे क्या करना है लाइफ में। और ये बॉम्बे का बहुत ही अलग एक कैरेक्टर ट्रेट। करेक्ट। और गुजरात में भी ऐसा ही है। हाँ। लोग बहुत एंटरप्रेन्योरियल है, हमेशा ये सोचते कि अभी अगला पैसा या अगली ग्रोथ कहाँ से आएगी। तो उसी के लिए ये सब सोचना, सुनना, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सबसे सीख सकते हो। नहीं तो हम ये नहीं बोल सकते अरे मैं गांव से हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। अभी सब जगह पे इंटरनेट आ गया, तो सीखने का जमाना है, सीखो जाके। सर ईस्ट से आप क्या सीख सकते हो?
ईस्ट का मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है एक्चुअली, बट अभी तक जो मैं देखा हूँ ईस्ट का बहुत कल्चरल है, ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज बहुत डीप है, मतलब और दिल के साफ है। करेक्ट, एंड उनको एक्चुअली पैशन भी ज़्यादा है उनका वैसे। सौरव देखे तो- गांगुली। हाँ मुझे वो शर्ट वाला सीन, टी शर्ट वाला वही। सीन वही याद आता है हमेशा। पैशन और भी बहुत ज़्यादा मैंने है। सौरव गांगुली की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है एक्चुअली। आप जैसे हम कह रहे हैं ना कि ईस्ट की क्या हाईलाइट्स है कैरेक्टर, आप सौरव गांगुली की ऑटोबायोग्राफी से सीख सकते हो। और उनकी हाईलाइट थी कि वो बहुत ज़्यादा पैशनेट थे और आर्टिस्टिक भी थे। ईस्ट के लोग आर्टिस्टिक रहते हैं, करेक्ट, इसलिए बहुत ज़्यादा राइटर्स, रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे लोग, भी सत्यजीत रे, वही तो। और अगर आपको अच्छा लीडर बनना है ना, आपको थोड़ा आर्टिस्टिक बनना पड़ता है, क्योंकि आपको लोगों को विजन दिखानी पड़ती है। सौरव गांगुली ने ये किया था। मतलब सौरव गांगुली के पहले मेरे को लगता है सचिन तेंदुलकर कैप्टन थे और उनकी कैप्टनसी इतनी अच्छी नहीं गई थी। उनके पहले अजहरुद्दीन थे जिनकी कैप्टन सो थी। सौरव गांगुली ने आकर पूरी इंडियन टीम को बदल दिया, एग्जैक्टली, अपनी विजन दिखाकर। आपको मालूम है ना कि वो ही पहला लीडर था जो ही क्रिएटेड आउट ऑफ लीडर्स। पहले वो थे एक्चुअली। उन्होंने धोनी को खड़ा किया, यूवी को खड़ा किया, हरभजन को खड़ा किया। करेक्ट, एंड उनको भी बहुत सारा वो हरासमेंट हुआ था जब पहले उन्होंने स्टार्ट किया, क्योंकि वो यंग लीडर थे। तो उनको उनका जो भी एक्सपीरियंस है वो बुक में एक्चुअली मैंने एक्सर्प्ट्स पढ़ा है मैंने, तो मुझे वो याद है। उन्होंने कहा था कि जब उनकी एंट्री इंडियन टीम में हुई थी अर्ली 90s में, 1993 में, 94 में एंट्री हुई थी, तो तब संजय मांजरेकर और दिलीप वेंगसरकर ने उनको बुली किया था। उनको ये कहा था कि आपको क्यों एंट्री मिल गया, आप इतने अच्छे खिलाड़ी नहीं हो। करेक्ट, उनका कॉन्फिडेंस डेंट किया था। और फिर सौरव गांगुली को एकदम वो चौंक गए कि यार ऐसे कैसे लोग होते हैं। फिर उनको ड्रॉप किया गया इंडियन टीम के, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस वैसे भी लो था, उसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस लो हो गई। फिर उनको वापस लिया गया 4 साल बाद, जब उन्होंने सेंचुरीज मारी, फिर बहुत सेंचुरीज मारी। और फिर उनको जब कैप्टनसी दी गई तो उन्होंने बुक में एक बहुत बढ़िया चैप्टर लिखा है कि जब मुझे कैप्टनसी दी गई, मुझे मेरी डेब्यू सीरीज याद हुई, जब लोगों ने मुझे इंसल्ट किया, लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। ये हमेशा होता है। तो मैंने सोचा कि जब मैं कैप्टन बनूंगा, जो भी मेरी टीम में यंग खिलाड़ी आएंगे, युवा खिलाड़ी आएंगे, मैं उनको हमेशा कॉन्फिडेंस दूंगा। करेक्ट, और इस कॉन्फिडेंस के प्रिंसिपल की वजह से पता है किन किन का करियर स्टार्ट हुआ? कैफ, युवराज, जहीर खान, हरभजन, धोनी का करियर अगर आप स्कैन करोगे, आप ये देखोगे कि उनके जो पहले 5 मैचेस थे या 6 मैचेस थे, उन्होंने बिल्कुल अच्छा स्कोर नहीं किया था। और फिर उनको ड्रॉप करने वाले थे और धोनी को खुद लगा था कि हाँ मैं ड्रॉप होने वाला हूँ। और फिर गांगुली का कॉल आया था उनको कि नहीं धोनी, आप हमारे कीपर बनोगे इस मैच में भी। और फिर मेरे को लगता है उन्होंने कुछ 184 या 148, उन्होंने एक मैच में 148 स्कोर किया, अगले मैच में 184 स्कोर किया, और पूरी इंडिया ने देखा कि यार ये इंसान कौन है, और फिर वो MS धोनी बन गए। मुझे हमेशा वही लगता है, मैं भी शायद वही रीजन से करता हूँ जो वो लीडरशिप डेवलपमेंट का, जो यंगस्टर्स का, क्योंकि मुझे नहीं मिला वो सब। और मैं यंग लीडर हुआ जब मैं इस इंडिया वापस आके CEO बना, तो जो भी लोग मुझे कभी बात नहीं करते थे स्कूल में, अभी बात करने चाहते हैं, तो तब उनको लगा कि ये भी कोई बन गया लाइफ में। हाँ, सो लाइक जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, मुझे हमेशा ये कहा गया था कि नहीं आप मीडिया में कोई चीज़ नहीं कर पाओगे, अगर कुछ करना तो सिर्फ इंजीनियरिंग की दुनिया में करना पड़ेगा या मैक्स MBA करके। तो मेरी ये लाइफ की मिशन बन गई कि नहीं मैं करके दिखाऊंगा और मैं दूसरे इंजीनियर्स को भी अपॉर्चुनिटी दूंगा। इसलिए हमने मंकी की शुरुआत की। विराज मेरे 2 साल जूनियर है, आयुष तिवारी भी मेरे 4 साल जूनियर है। उनके पास जाकर मैंने कहा कि देख मैंने कर लिया, अभी तू कर ले मेरे साथ। और उन्होंने फिर 10 लोगों को डीजे सांगी से रिक्रूट कर लिया, मतलब मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज डीजे। तो ये होती है वो लाइफ की, लाइफ का मसाला। करेक्ट। और यही लोगों को सुनना चाहिए कि हो सकता है, डर गए तो गया, डरना नहीं चाहिए लाइफ में। सर, इस पॉडकास्ट में कोई आखिरी मैसेज आप देना चाहेंगे लोगों को? मतलब जो भी आपने लाइफ से सीखा है, आपने ऑलरेडी वो चीज़ कवर कर ली है हमारे इंग्लिश पॉडकास्ट में। अगर आपने नहीं देखा वो इंग्लिश का पॉडकास्ट, मैं डेफिनेटली आपको पुश करूंगा उसके तरफ। पर सर कोई आखिरी मैसेज? मैं हमेशा 2-3 चीज़ याद रखता हूँ जो हमेशा सबको हेल्प होता है। पहला चीज़ है वो सीखने का बुक। सबसे, किसी से भी सीख सकते हो, अपने ड्राइवर से भी सीख सकते हो। सीखने का बुक, हमेशा हम्बल रहना। और जब आप सीखने का बुक बोलता हूँ मैं, उसके ऊपर फीडबैक भी डालता हूँ मैं। हमेशा फीडबैक पूछना चाहिए सभी से कि आपको क्या लगता है, मेरा काम कैसा है, अच्छा है क्या, मैं और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। अगर आप CEO भी बन गए तब भी आपको फीडबैक करना चाहिए। जब आपका फीडबैक बंद हो जाएगा, आपकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। करेक्ट। और आपको ये लोगों से पूछना है जो आपको सही फीडबैक देंगे। चमचे वाले से पूछने से कोई मकसद नहीं है। जो भी आपको सामने से सच बोलेंगे, और सच का सामना करने के लिए आपको रेडी होना चाहिए। अगर आपने किसी ने बोला कि आपका काम बुरा था, तो आप अगर गुस्सा होगे तो वो कभी फिर से फीडबैक नहीं देंगे।
तो वो हमेशा याद रखना चाहिए, सीखना हमेशा सब जगह से सीखना चाहिए। और थर्ड वन अलगता, जो आपने एक्स फैक्टर, वो उसके ऊपर काम करना चाहिए। ये मेरा मेन मैसेज मैं बोलूँगा। डेफिनेटली सर। सो आपको क्या लगता है कि आप 20 साल में क्या काम कर रहे होंगे? होपफुली ये जो मैंने पहले बोला था आपको, मेरा ड्रीम है जो यंग लोगों की डेवलपमेंट, उसी के ऊपर मुझे काम करना चाहिए, क्योंकि उससे इंडिया भी बदलेगा, दुनिया बदलेगा, लोग बदलेंगे। लोग के सोच को बदलने के लिए जो भी काम करना है उसके ऊपर मुझे काम करना है, क्योंकि उससे हम भी खुश होंगे, मैं भी खुश होऊंगा, बाकी के लोग भी खुश इंडिया होंगे, को भी फायदा होगा। इंडिया को भी फायदा होगा। सर मतलब दुनिया के इतने सारे देश देखकर आपको इंडिया के लिए कुछ करने का वो करेक्ट ज़ील मिला है, मतलब पैशन मिली है? बहुत। क्यों? पर क्योंकि वो एक नेशनलिज्म, वो ऐसे टॉपिक है जिसके लिए आपको रीज़न एक्चुअली बोलना बहुत मुश्किल है। मैं एक्चुअली देखा हूँ लोग सूडान से है, उनको बहुत अच्छा लगता है सूडान, उनको लगता है कि सूडान दुनिया का बहुत ही बेहतरीन कंट्री है। गरीब कंट्री है ना सूडान, बहुत बड़ी गरीब कंट्री है। पर मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि अगर आप एक कंट्री से हो तो नेचुरली एक पैशन होता है अपने देश के लिए वो तो है। पर उसके ऊपर द मेन रीज़न, अभी मुझे इतना एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि इतना अपॉर्चुनिटीज है इंडिया में, ये कहीं पे भी नहीं है दुनिया में। अगर आप इंडिया में कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो। पूरी दुनिया इंडिया को देखकर कह रही है कि हमें यहाँ ग्रो करना है। करेक्ट। और यहाँ के लोग भागने जाते हैं, हाँ, कि नहीं इंडिया में कुछ नहीं होगा। करेक्ट। तो वो चीज़ मैं पक्का बोलूँगा। अभी मैं क्योंकि जब मैं वापस आया, बहुत सारे लोग मुझे बोला कि क्या हो गया, जॉब चला गया क्या, कि वापस भेज दिया आपको, या आपको कैसे आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, कैसे जी सकते हो इंडिया में। ऐसे बोलते हैं जो लोग जो इंडिया में ही थे, पर ऐसे बात करते हैं कि वो कभी इंडिया देखा ही नहीं। पर वापस आने के बाद मैं तो चौंक ही गया। सच मुझे भी थोड़ा डर था कि यहाँ पे वर्किंग स्टाइल कैसा होगा, पर मैं बहुत ही चौंक गया कि इतना सही है। मेरा एटलीस्ट शिंडलर कंपनी के हिसाब से मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं और कस्टमर से जो मैं डील करता हूँ, बहुत अच्छा है एक्सपीरियंस, बेस्ट एक्सपीरियंस। सो दैट इज़ द रीज़न। अशोक रामचंद्रन सर, थैंक यू, बहुत मज़ा आया। डेफिनेटली आई होप कि लोगों को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। मैं आपके हैंडल्स नीचे लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हम करते रहेंगे ऐसे ही पॉडकास्ट, इंग्लिश में और हिंदी में, दोनों में। थैंक यू सर। थैंक यू रणवीर।